AKTU बीटेक फर्स्ट ईयर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों के एग्जाम भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो AKTU बीटेक फर्स्ट ईयर के अभी तक एग्जाम हो चुके हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, और आज 18 तारीख को आपका मैथ्स 1 का एग्जाम भी हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है बहुत अच्छा परफॉर्म आप अपने एग्जाम में कर रहे होंगे। अब आपका नेक्स्ट एग्जाम है 20 तारीख को, फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और पीपीएस का। तो जो आपके पास ये टाइम है अपनी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छे से इसको यूटिलाइज करना है और आने वाले एग्जाम्स में भी आपको इसी तरह से अच्छे से परफॉर्म करके आना है। तो फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और पीपीएस का हम आपको कंप्लीट रिवीजन कराने वाले हैं। मैं आपको एफएमई का रिवीजन कराऊंगा, पांचों यूनिट का। तो जिन स्टूडेंट्स ने ये सब्जेक्ट ऑलरेडी अच्छे से पढ़ रखा है, सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाएगी, आपका एक शानदार रिवीजन हो जाएगा। और ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक इस सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत अच्छी लर्निंग आपको इन 2 दिनों में देखने के लिए मिलेगी। बहुत अच्छे से आप लर्निंग कर पाओगे, चीजों को समझ पाओगे, अपने एग्जाम में लिख के आओगे और अपना एक रिजल्ट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूं, इनके जो वन शॉट, एक तरह से जो कंप्लीट रिवीजन है, वन शॉट वीडियो आप इसको कह सकते हैं। इनके जो नोट्स हैं, पीडीएफ नोट्स, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन के अंदर मिल रहे होंगे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स, इसका कंप्लीट रिवीजन। और इसके बाद जो 4 यूनिट बच जाएंगी आपकी, उसका मैं आपको लाइव रिवीजन कराऊंगा। तो आज 18 तारीख को शाम को 9 बजे हम लोग लाइव क्लास में मिल रहे होंगे और रिवीजन कर रहे होंगे यूनिट नंबर 5 का, जिसका नाम है मैकेट्रॉनिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक बार इसका सिलेबस देख लेते हैं। यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स, इसके अंदर थ्योरी भी है, डेरिवेशंस भी है और न्यूमेरिकल भी है। मैं आपको बता देता हूं कि फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टोटल 6 वीडियो आपको दूंगा, ठीक है। 5 यूनिट, एक तो यूनिट वाइज होंगी, आप मतलब यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 का रिवीजन मैं कराऊंगा, और एक छठी वीडियो होगी जिसमें हम जहां जहां से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो न्यूमेरिकल मैं आपको कराने वाला हूं। चलिए, तो यूनिट नंबर 1 के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे होते हैं, सिलेबस को देखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। फोर्स पढ़ेंगे, क्या होता है मोमेंट, क्या होता है कपल, क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, कई बार एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है AKTU एग्जाम में। देन वेरिगनेंस थ्योरम को देखने वाले हैं। फोर्स सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप्स के फोर्स सिस्टम होते हैं, हर एक चीज को समझने का प्रयास करेंगे। देन टाइप्स ऑफ सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट और फिक्स सपोर्ट की बात करने वाले हैं। पॉइंट लोड, यूडीएल और यूबीएल और मोमेंट की हम बात करेंगे। देन फ्री बॉडी डायग्राम, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस एंड सपोर्ट रिएक्शंस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देन उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हम पढ़ रहे होंगे स्ट्रेस, कितने टाइप्स की स्ट्रेस होती है, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, स्ट्रेन क्या होती है, हुक्स लॉ का स्टेटमेंट ऑलरेडी कई बार एग्जाम में आ चुका है। देन पॉइजन रेशियो 2 नंबर में पूछ लेता है कई बार, है ना। इलास्टिक कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं, उनमें क्या रिलेशन होता है, यहां से एक दो डेरिवेशंस हैं, वो डेरिवेशंस आज हम ड्राइव करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से इलास्टिक कांस्टेंट्स पढ़ते हो आप लोग, पॉइजन रेशियो म्यू, यंग्स मॉडुलस कैपिटल ई, शियर मॉडुलस कैपिटल जी एंड बल्क मॉडुलस कैपिटल के। और आप कहेंगे कि सबसे ज्यादा, अगर आप ये बोले मेरे को कि अगर सर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, एक टॉपिक, तो कौन सा क्वेश्चन आप बताएंगे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो टॉपिक है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल। ये बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। तो ये हो गया हमारा सिलेबस। चलिए, थ्योरी और डेरिवेशन आज हम इसी वन शॉट के अंदर कवर कर लेंगे। चलिए, तो अच्छा, आगे चलने से पहले, फर्दर प्रोसीड करने से पहले मैं बता देता हूं कि कई स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि हमारा जो फर्स्ट सेम वो कंप्लीट होने वाला है, क्या सेकंड सेमेस्टर के कोर्सेज गेटवे क्लासेस पे अवेलेबल रहेंगे। यस, मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी सब्जेक्ट सेकंड सेम के अंदर चल रहे होंगे, मैथमेटिक्स 2, पीपीएस, एफएमई, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सॉफ्ट स्किल, एनवायरमेंट, इंडिविजुअल कोर्सेज भी अवेलेबल रहेंगे एप्लीकेशन के अंदर, और इन सभी का कॉम्बो पैक एक ही कोर्स के अंदर एनरोल करके आप इन सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाई कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। चलिए, तो समझते हैं यहां पर कि फोर्स क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है which tends to change the speed और डायरेक्शन ऑफ ए सिस्टम कह लीजिए, पार्टिकल कह लीजिए, कोई बॉडी कह लीजिए। तो कौन कौन से इफेक्ट ये प्रोड्यूस कर सकता है, चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। अगर कोई बॉडी, कोई पार्टिकल, कोई सिस्टम अगर मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकता है, अगर कोई रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई बॉडी है ना, यहां पर ये रखी हुई रेस्ट में है, मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो ये मोशन में आ जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है, स्पीड को घटा सकता है, बढ़ा सकता है। चेंज इट्स शेप एंड साइज, अगर हम कोई फोर्स, किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगा सकते हैं, फोर्स लगा करके उसकी शेप एंड साइज को चेंज कर सकते हैं। जैसे इसके ऊपर मैं फोर्स लगाऊंगा तो इसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है।
कीप इट इन इक्विलिब्रियम में ये रख सकता है इसको। नेक्स्ट, अगर हम फोर्स की बात करें तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ कि कहीं पर किसी एक फोर्स लगा हुआ, अगर हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो अगर आप फोर्स की बात कर रहे हो तो फोर्स के बारे में आपको 4 चीजें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? पहली बात तो आपको मैंने बताया कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको कंप्लीटली डिटरमाइन करने के लिए आपको पता होना चाहिए उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की वो फोर्स कहां पे लगा हुआ है, लाइन ऑफ एक्शन, उस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन क्या है और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या है। एक एग्जांपल से अगर हम समझने का प्रयास करें तो आप देख सकते हैं कि फ्लोर है, एक वॉल है और यहां पर एक रॉड लगी हुई है। इस रॉड पर एक फोर्स लगा हुआ है। अगर इस रॉड पर एक फोर्स लगा हुआ है तो आपको ये 4 चीजें पता होनी चाहिए। अभी हम फोर्स सिस्टम पढ़ेंगे तो उन पर ये टर्म जो है ये बार बार रिपीट होंगी कि हमने बोला कि एक एग्जांपल लेते हैं कि यहां पर एक फोर्स लगा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए उसका मैग्नीट्यूड क्या है। इस फिलहाल हमने बोला कि उसका मैग्नीट्यूड कितना, 50 न्यूटन, आप कुछ भी ले सकते हैं। दूसरा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तो आप देख सकते हैं जो फोर्स लगा हुआ है पॉइंट सी पे, तो पॉइंट सी क्या हो जाएगा इसका, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। नाउ व्हाट इज लाइन ऑफ एक्शन, तो यहां पर आप देखेंगे फोर्स जो है वो वर्टिकली है ना। अगर मैं फोर्स को ऐसे लगा दूं यहां पे लाइक दिस तो हम बोलेंगे कि फोर्स कैसा है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन कैसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। फिलहाल कैसा है इसका लाइन ऑफ एक्शन, वर्टिकल, तो वर्टिकल इसका लाइन ऑफ एक्शन हो गया। देन डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है, तो नीचे की तरफ लगा हुआ है, मतलब डाउनवर्ड, मतलब कैसा फोर्स है ये डाउनवर्ड है। अब ये ऐसा भी हो सकता था फोर्स लाइक दिस, तो हम क्या बोलते हैं इसको, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती, टुवर्ड्स राइट। ये फोर्स ऐसा भी हो सकता था तो हम बोलते अपवर्ड डायरेक्शन है, नॉर्थ में लगा है, ईस्ट में लगा है, किस डायरेक्शन में लगा है। तो ये चारों चीजें हमको पता होनी चाहिए किसी भी फोर्स के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्स सिस्टम, किसी बॉडी पे, किसी पार्टिकल पे, किसी सिस्टम पे अलग अलग मैग्नीट्यूड के अलग अलग डायरेक्शन में अगर बहुत सारे फोर्सेस लगे हुए हैं तो एक सिस्टम बनता है, क्या, फोर्स सिस्टम बनता है। और ये कितने टाइप के हो सकते हैं, कोप्लेनर फोर्स हो सकता है, नॉन कोप्लेनर, कोप्लेनर के अंदर भी कॉन्करेंट फोर्स, पैरेलल, नॉन कॉन्करेंट, नॉन पैरेलल। तो ये 1 बाय 1 हम यहां पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर बात कर रहे हैं कौन सा है, कोलिनियर फोर्स। कोलिनियर फोर्स क्या होता है, आपने रस्सा कस्सी का गेम खेला होगा कुछ इस तरह का, तो ये डायग्राम तो नहीं बनाना आपको, लेकिन ये डायग्राम तो बना सकते हो, एक स्ट्रेट लाइन। एक्चुअली जितने भी फोर्सेस लगे हुए हैं अगर वो एक सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग लगे हुए हैं, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं P1 P2 P3 P4 ये फोर्सेस लगे हुए हैं, कुछ फोर्स आप इधर दिखा देना, कुछ फोर्स आप इधर दिखा देना। अगर सारे फोर्स एक तरफ दिखाओगे तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी बॉडी, है ना। तो कुछ फोर्स इधर दिखाना, कुछ फोर्स इधर दिखाना, तो जितने भी फोर्सेस हैं एक सिंगल लाइन के अलोंग लगे हुए हैं, तो ऐसा जो सिस्टम बनता है उसको हम कोलिनियर फोर्सेस कहते हैं। इसका एग्जांपल है कि फोर्स ऑन ए रोप इन अ टग ऑफ वॉर। नेक्स्ट आता है आपका कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस। कोप्लेनर का मतलब दिमाग में बैठा लो, कोप्लेनर का मतलब होता है एक सिंगल प्लेन में, एक कॉमन प्लेन में सारे फोर्सेस लगे हुए हैं। और पैरेलल का मतलब है कि जितने भी फोर्सेस हैं वो सब क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल लगे हुए हैं, समानांतर। आप एक एग्जांपल दे सकते हैं, अ सिस्टम ऑफ वर्टिकल लोड एक्टिंग ऑन ए बीम। तो ये देख रहे हैं ये एक बीम है, इस बीम पर एक P1 लोड लगा हुआ है, P2 लगा हुआ है, P3 लगा हुआ है, यहां पर ये रिएक्शन लगी हुई है, R1 R2 रिएक्शंस लगी हुई है। इन सभी फोर्सेस को अगर आप देखेंगे इंक्लूडिंग रिएक्शंस, तो ये वर्टिकल हैं, यानी एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल हैं, एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल हैं। दूसरी चीज, ये कोप्लेनर हैं, एक ही प्लेन में ये फोर्स लगे हुए हैं, एक कॉमन प्लेन में ये फोर्सेस लगे हुए हैं। सिस्टम ऑफ वर्टिकल लोड्स एक्टिंग ऑन ए बीम, यहां पर आप देख सकते हैं। तो ये डायग्राम ना बना करके आपको ये सिंपल सा डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट आता है आपका कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स। देखो कोप्लेनर का मतलब तो पता ही है, एक ही प्लेन में होंगे, तो जितने भी फोर्सेस यहां लगे हुए हैं P1 P2 P4 ये सब एक प्लेन में है। कॉन्करेंट का मतलब है कि इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक कॉमन पॉइंट से पास हो रहा होगा। आप यहां पर देखने का प्रयास करें, आप देखिएगा यहां पे ये फोर्स P1 है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये, तो इन सभी का लाइन ऑफ एक्शन एक सिंगल पॉइंट पे मिल रहा है। इन सभी का लाइन ऑफ एक्शन एक कॉमन पॉइंट से पास हो रहा है, और जिस पॉइंट से इनका लाइन ऑफ एक्शन पास होता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोल सकते हैं कि अगर एक ही प्लेन में है और एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। यस। नेक्स्ट आता है आपका कोप्लेनर, मतलब अभी भी सभी फोर्सेस एक ही प्लेन में होंगे। नॉन कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट का मतलब है कि उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक कॉमन पॉइंट से पास नहीं हो रहा होगा। यहां पर आप देखिएगा ये फोर्स P1 है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये रहा, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो एक कॉमन पॉइंट से इनका लाइन ऑफ एक्शन पास नहीं हो रहा है, इसलिए नॉन कॉन्करेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सिंपल से डायग्राम आप बना करके समझा सकते हैं।
आता है आपका नेक्स्ट आता है नॉन कोप्लेनर, मतलब एक प्लेन में नहीं है, अलग अलग प्लेन में है लेकिन कॉनकरेंट हैं, मतलब एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। इस तरह का डायग्राम बना सकते हैं, जैसे आप कैमरा रखते हैं ट्राइपॉड पे तो आप देखेंगे एक ही पॉइंट से तो पास हो रहे हैं लेकिन ये अलग अलग प्लेन में है ना, ऐसे हैं ट्राइपॉड की तरह। आप समझ पा रहे हो, एक जैसे ये अभी फिंगर से ये एक प्लेन में है, ये एक प्लेन में है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं लाइक दिस तो अब ये एक प्लेन में नहीं है, ठीक है, नॉन कोप्लेनर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है आपका नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट। अब ये एक प्लेन में भी नहीं है और एक पॉइंट से भी पास नहीं हो रहे हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं P1 ये है, ये अलग अलग डायरेक्शन मतलब अलग अलग प्लेन में भी हैं और इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो किसी एक पॉइंट से भी पास नहीं हो रहा है, जैसे फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए मूविंग बस, एग्जांपल लिख सकते हैं। अब ये जो आपका आता है कोप्लेनर, कोप्लेनर के अंदर लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्स भी हो सकते हैं, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं लाइक पैरेलल का मतलब है कि अभी ये पैरेलल तो हैं लेकिन ये दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में हैं, अभी क्या है, ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, तो ये लाइक फोर्सेस कौन से होंगे, लाइक मतलब एक जैसे, यानी कि एक ही डायरेक्शन में है, P1 P2 दोनों एक डायरेक्शन में है, लेकिन अनलाइक पैरेलल भी हो सकते हैं, अभी भी पैरेलल है लेकिन P1 की डायरेक्शन और P2 की डायरेक्शन जो है दोनों की अपोजिट है, तो ये लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस भी हो सकते हैं। तो ये बेसिक सी चीजें थी, अभी तक एग्जाम में नहीं पूछी गई हैं लेकिन आपने सिलेबस देखा था कि सिलेबस में ये चीजें हैं, लेकिन ये भी सिलेबस में लिखा हुआ है व्हाट इज द मोमेंट, है ना, और जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो वहां पर भी इनका यूज देखने के लिए मिलता है। तो व्हाट इज मोमेंट, मोमेंट होता है आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई ये रॉड है, कोई लीवर है, यहां से लेकर के यहां तक, यहां पर हमने एक फोर्स लगाया F, तो इस पॉइंट के अबाउट अगर आप मोमेंट लिखना चाहते हो तो ये होगा फोर्स और ये होगी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है आपका, दैट इज कॉल्ड मोमेंट। वही चीज यहां पर लिखी गई है, द मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स का जो मल्टीप्लीकेशन होता है, जो प्रोडक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड मोमेंट। 2 नंबर में हो सकता है डेफिनेशन पूछ ले, है ना, सिलेबस में टॉपिक लिखा हुआ है। चलिए, कपल क्या होता है, कपल मतलब दो से मिलके बनेगा ऑब्वियसली, है ना, तो यहां पर आप देखो कि एक फोर्स लगा हुआ है F1 इधर की तरफ और उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिफरेंट पॉइंट पे एक फोर्स और लगा हुआ है F2, तो F1 और F2 की खास बात क्या है कि ये अलग अलग मतलब एक डिस्टेंस पर लगे हुए हैं दोनों सॉरी, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, ये इधर की तरफ लगा हुआ है, ये नीचे की तरफ लगा हुआ है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक कपल बनाएंगे, या तो क्लॉकवाइज बना सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी अगर आप देखेंगे तो एक क्लॉकवाइज एक कपल बनाएंगे, अगर इसकी डायरेक्शन नीचे कर दो इसके ऊपर कर दो तो एक क्लॉकवाइज बनाएंगे, लेकिन ध्यान रखना कि 2 फोर्सेस होने चाहिए, कितने, 2 फोर्सेस होने चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। तो मैं कंक्लूड कर दूं, अगर 2 फोर्सेस हैं डिफरेंट पॉइंट पे लगे हुए हैं, मतलब कुछ डिस्टेंस पे लगे हुए हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं, दे विल प्रोड्यूस अ कपल। क्या बोलेंगे, कपल होगा, एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, एक टर्निंग मोमेंट यहां पे आ जाएगा। जैसे हम कार को ऐसे किसी मोड़ पे कार घुमाते हैं, तो जैसे ही आपने स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है, आप ऐसे फोर्स लगाते हो, तो जितना फोर्स आप इससे लगा रहे हो उतना ही फोर्स आप इससे भी लगा रहे हो, तो क्या मिल रहा है आपको, एक टर्निंग इफेक्ट मिल जाता है ना, वही चीज यहां पर लिखी गई है। तो 2 नंबर में हो सकता है पूछ ले, ये तो कई बार ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। तो यहां पर आप देखो ये एक रैंडम ऐसी कोई बॉडी बना रखी है, अब इस बॉडी पे एक फोर्स लगा हुआ है यहां पे पॉइंट ए पे, कहां पे लगा हुआ है, पॉइंट ए पे एक फोर्स लगा हुआ है F, पॉइंट ए पे। तो ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का क्या मतलब है कि इस फोर्स को हम किसी दूसरे, अगर एक किसी पॉइंट पे कोई फोर्स लगा हुआ है तो उस फोर्स को हम दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन याद रहे अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन और उसी डायरेक्शन में, तो बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉडी विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। तो देखो इसमें हमने क्या करा, ये देखो फोर्स लगा हुआ है पॉइंट ए पे, तो हमने बी पॉइंट पे क्या कर दिया, एक फोर्स लगा दिया इधर की तरफ और दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया उसी मैग्नीट्यूड का, ये फोर्स था F, तो हमने क्या करा, देखो F फोर्स इधर लगाया, F फोर्स इधर लगाया, तो इनको लगाओ मत लगाओ कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये इसको कैंसिल कर दे रहा है। अब क्योंकि हमने उसी मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया जो पहले लगा हुआ था पॉइंट ए पे, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये इस तरफ है और ये इस तरफ है, इस फोर्स को आप इससे कैंसिल आउट कर दो, तो इसका जो नेट इफेक्ट बचेगा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो बचा कौन सा, F बचा,
तो यहां पर जो डायग्राम है ये बना दिया यहां पे। तो आप देखो ये जो फोर्स ए पे यहां बना हुआ था, जो फोर्स पॉइंट ए पे लगा हुआ था वो पॉइंट बी पे ट्रांसफर हो चुका है, ए से फोर्स बी पे ट्रांसफर हो चुका है, बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में बनी रहेगी। इसी को हम बोल रहे होते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। तो इट स्टेट्स दैट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स मे बी शिफ्टेड टू एनी अदर पॉइंट along the line of action in the same direction, body will remains in equilibrium। तो ये 5 सेकंड में डायग्राम बन जाते हैं और 10 सेकंड में आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हो और 2 मार्क्स में ये कई बार पूछता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो देखो ये लिखा हुआ है मैंने, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, स्टेट द ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। अलग अलग तरीके से पूछ लेता है, लैंग्वेज चेंज कर देता है, कई बार एग्जाम आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग करते रहें क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, आप देख रहे हैं है ना, हर एक सब्जेक्ट में कितनी मेहनत लग रही है। और जितने भी क्वेश्चंस आपको गेटवे क्लासेस से मतलब जितना मेहनत करते हैं ना उसमें मतलब ये देखते हैं कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से आ चुके, मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड एग्जाम ओरिएंटेड पूरा कंटेंट आपको कराया जाता है। तो आप इसमें कंजूसी ना करा करें, ठीक है ना। चलो करा नहीं है तो अभी तक कर दो, और बाकी जो दोस्त हैं आपके अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं वहां पर भी शेयर कर दिया करो कि भाई आप शेयर करोगे तो उनका भी थोड़ा सा भला हो सकता है, आपका भी भला हो रहा है और हमारा भी भला हो रहा है, हमारा भी भला हो सकता है। नाउ द वेरिगनेंस थ्योरम, अगर 2 नंबर में पूछेगा तो इसका स्टेटमेंट पूछ लेगा, या फिर इसका लॉन्ग क्वेश्चन अगर आएगा तो स्टेटमेंट के साथ आपको इसका डेरिवेशन भी डिराइव करना पड़ता है। बहुत ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इसको, वीडियो को पॉज करके और एक बार इसको डिराइव जरूर कर लीजिएगा। बस ऐसा नहीं कि सर ने बोल दिया और जो है सुन करके चले गए, नहीं, आपको जितने भी डेरिवेशंस हैं वीडियो को जैसे आप कंप्लीट एक बार समझ लीजिए, उसके बाद खुद से इसको डिराइव कीजिए, एक बार कीजिए, एक बार में समझ में आ जाता है, बहुत अच्छी बात है, दोबारा से डिराइव कीजिए, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, डेरिवेशंस करके जाना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए तो देखते हैं वेरिगनेंस थ्योरम क्या कह रहा है। वेरिगनेंस थ्योरम का मतलब है कि अगर किसी पॉइंट पे फोर्सेस लगे हुए हैं, मान लो एक फोर्स लगा हुआ है F1, दूसरा फोर्स लगा हुआ है F2, इसी तरह से और बहुत सारे फोर्सेस लगे हुए हैं, अगर हम इन फोर्सेस का मोमेंट ले लें किसी भी पॉइंट के अबाउट, मान लो कोई पॉइंट है, उस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना है, तो मोमेंट होता क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो फोर्स लगा हुआ है उसकी लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, मान लो कितना है, d1 है, इसका कितना है डिस्टेंस, d2 है, तो यही तो मोमेंट हो गया। अरे अभी तो मैंने आपको बताया था ये, अरे बोलो यस और नो। ये देखो मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पर मोमेंट कितना आएगा, फोर्स F1 का मोमेंट होगा F1 d1, F2 का होगा F2 d2। इनका अगर हम एल्जेब्रिक सम ले लें तो ये रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर होता है। मेरी बात को फिर से ध्यान समझ लीजिए, अगर किसी बॉडी पर, किसी पार्टिकल पर फोर्सेस लगे हुए हैं, उन फोर्सेस का किसी पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट लेना है। अब उन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट भी तो कुछ रहेगा, जैसे F1 F2 है, उसका रिजल्टेंट कितना है, R है, तो उस रिजल्टेंट का भी मोमेंट ले लो आप लोग। तो क्या होगा, ये जो F1 d1 प्लस F2 d2, अगर F3 होता तो प्लस F3 d3, F4 d4, इस तरह से, मतलब उनके जितने भी फोर्सेस हैं उनके मोमेंट का एल्जेब्रिक सम किसके बराबर होगा, उस फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है उसके मोमेंट के बराबर होगा, है ना। अब इसको प्रूफ कैसे करना है वो आप देख लीजिए। तो यहां पर क्योंकि ये तो वन शॉट चल रहा है, डिटेल में जब हमने आपको कराया था, स्टेप बाय स्टेप कराया था, उतना कराएंगे तो समय लग जाएगा, और समय भी आप नहीं देना चाहते हैं, समय कम है, तो हम उसी हिसाब से आपको समझा देते हैं जल्दी से। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो पॉइंट डायग्राम बनाना कैसे है आपको, है ना, जब ये डेरिवेशन में पूरा समझा दूंगा तो खुद से कर लीजिएगा। इस पॉइंट पे आपने 2 फोर्स ले रहे हैं, हम आप 3 भी ले सकते हो। तो एक फोर्स लिया हमने F1 और दूसरा फोर्स लिया हमने F2, F1 और F2, व्हाइट कलर से आप देख रहे हो, F1 F2 मैंने 2 फोर्स यहां पर ले लिए। अब इन दोनों फोर्सेस का किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिखना है, किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिखना है, वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है। तो मैंने वो पॉइंट यहां पर मान लिया, ये पॉइंट मैंने यहां पर मान लिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, फोर्स मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है F1, दूसरा फोर्स कितना है F2, तो इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां पे, जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट लिखना चाहते हो, तो ये वो पॉइंट है जिसके अबाउट हमको मोमेंट लिखना है। तो आप एक काम करो, इस पॉइंट से इस F1 पे परपेंडिकुलर डाल दो, तो आपने ये परपेंडिकुलर डाल दिया यहां पे, ठीक है ना, ये हो गया परपेंडिकुलर। और ये डिस्टेंस कितनी मान ली हमने, d1, बोलो यस और नो, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, d1। इसी तरह से जो फोर्स F2 है इसका भी मोमेंट लिखना है, तो इस सेम पॉइंट के अबाउट एक यहां से भी परपेंडिकुलर डाल दो यहां पे, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, d2। F2 से डिस्टेंस d2, F1 से डिस्टेंस कितनी है, d1 है।
अब एक बात बताओ, F1 और F2 का एक रिजल्टेंट भी तो होगा, क्या होगा इनका रिजल्टेंट। तो मान लेते हैं कि F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है वो ये रहा, जिसको हमने लिख दिया R से। R का मतलब है यहां पर रिजल्टेंट। अब क्या करना है आपको, इस रिजल्टेंट का भी मोमेंट लिखना है उसी पॉइंट के अबाउट। तो इसी पॉइंट के अबाउट क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर डाल दो। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी, आर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डी। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। क्या करना है आपको, F1 बनाना है, डिस्टेंस D1 हो जाएगी, F2 बनाना है, डिस्टेंस D2 हो जाएगी। इन दोनों का रिजल्टेंट लेना है R, यहां से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, D। इतनी बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद ध्यान से समझिएगा। आप मुझे एक बात बताओ, इस अब हमने क्या करना है, दो एक्सिस ले लेते हैं, एक्स और वाई। आप सभी जानते हैं एक्स और वाई दोनों एक्सिस कैसे होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो हमने क्या करा कि इस पॉइंट से, जिस पॉइंट से ये फोर्स पास हो रहे थे, कि यहां से एक एक्सिस होगी हमारी वाई, अब एक्स क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी। डायग्राम ऐसे बनाना है आपको, ये हो गया वाई एक्सिस, वाई के परपेंडिकुलर होगी आपकी एक्स एक्सिस। अब ध्यान से समझो आगे की कहानी। ये जो हमारा फोर्स था F1, देखो ये जो फोर्स था हमारा F1 जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी D1, तो हमने x एक्सिस से इसका एंगल मान लिया कितना, θ1। इसी तरह से जो फोर्स F2 था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस D2 थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस D2 थी, एंगल कितना हो जाएगा, θ2। इसी तरह से जो हमारा रिजल्टेंट था R, इस रिजल्टेंट R का जो x एक्सिस से एंगल हो कितना होगा, दैट इज θ। ये बात समझ में आ गई। चलो बस एक चीज और समझ लो, डेरिवेशन खत्म, डेरिवेशन खत्म होने वाला है आपका। देखो क्या करना है आपको, ये एंगल कितना है, अब मैं बात कर रहा हूं F1 की, किसकी बात कर रहा हूं, F1 की बात कर रहा हूं। तो ये आप देखो F1 ये रहा, ये एंगल अगर θ1 है, बस इस बात को समझ जाना, काम हो जाएगा आपका। अगर ये एंगल θ1 है, x और y के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ये कितना है 90, और ये कितना हो गया θ1। क्या ये 90 माइनस θ1 होगा, ये एंगल कितना था 90, तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये एंगल कितना होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज θ1। अरे बोलो यस और नो, ये ट्रायंगल बन रहा है। अब मुझे बात करनी है राइट एंगल ट्रायंगल OBA, ये रहा OBA, ध्यान दीजिएगा F1 की बात हो रही है, ट्रायंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल OBA। ये OBA में मुझे क्या लिखना है, ये एंगल कितना आ गया आपका θ1, कितना एंगल है θ1, ये कितना है आपका, दिस इज D1, और ये कितना है आपका OA। तो क्या हम इसमें cos θ1 लिख सकते हैं, यस और नो। अरे इस ये वाला जो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये कितना एंगल है थीटा, ये θ1 समझ में आ गया क्यों आ रहा है, क्योंकि ये θ1 है तो ये 90 माइनस θ1 होगा, ये 90 है। अरे ट्रायंगल के तीनों कोण का, तीनों जो एंगल्स हैं सम कितना होता है 180, तो 180 माइनस 90 माइनस θ1 माइनस 90 θ1 ये तो आएगा। अरे समझ में आ गया होगा आपको, बच्चों वाली बात है। तो चलो एक काम करो, बस अब कुछ मत करो, आप एक काम करो, छोटा सा काम करो, कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है OBA, इसमें आप क्या लिख दो, cos θ1, ये रहा आपका θ1, तो आपका cos θ1 कितना हो जाएगा, cos क्या होता है आपका, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये रहा आपका बेस, ये रहा आपका हाइपोटेनियस। अरे 90 डिग्री के सामने तो हाइपोटेनियस होता है, तो कितना हो जाएगा D1 अपॉन OA। बस यही मुझे समझाना था, अब आगे तो खुद कर लोगे इसको। देखो cos θ1 D1 ये रहा अपॉन OA, तो क्या यहां से हम लिख सकते हैं D1 इज इक्वल टू OA cos θ1। इसी तरह से ये F1 की बात हो गई, सिमिलरली F2 के लिए, R के लिए भी करना है। देखो ये रहा आपका F2, तो ये रहा पॉइंट आपका, तो देखो जरा यहां से ये एंगल कितना था, दिस एंगल इज θ2, तो ये F2 का एंगल θ2 है, तो ये F2 का एंगल कितना हो जाएगा, दैट इज θ2। ओके, तो अब आपको क्या करना है, ट्रायंगल लेना है OCA, ट्रायंगल OCA, cos θ2 कितना हो जाएगा, ये रहा इसका बेस, दैट इज D2, तो D2 अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज OA, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो D2 इज इक्वल टू OA cos θ2 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे आ जाओ। अब देखो ये जो रिजल्टेंट आपका R है, ये रिजल्टेंट R है, इसका एंगल कितना था यहां से, दिस एंगल इज थीटा, कितना एंगल है थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, दिस एंगल इज थीटा। ये डिस्टेंस कितनी थी परपेंडिकुलर रिजल्टेंट की, दैट इज D। तो बताओ यहां से आप नया ट्रायंगल ले लो ODA, तो बताओ cos थीटा कितना हो जाएगा, तो D अपॉन OA, तो D इक्वल टू OA cos थीटा। अरे बोलो यस और नो, क्या ये ट्रिग्नोमेट्री में कोई बड़ी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करो, टेकिंग मोमेंट ऑफ F1 F2 अबाउट पॉइंट A, पॉइंट A के अबाउट ही तो हमने मोमेंट लिखना है, तो पॉइंट A के अबाउट लिखेंगे किसका, पहले F1 का, F2 का और R का।
तो मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कितना हो जाएगा, F1 D1। अरे यही तो मोमेंट है F1 का, ए के अबाउट F1 D1, F1 D1, बोलो यस और नो। तो F1 D1 हो गया। तो F1 D1 की वैल्यू कितनी थी, OA cos θ1। तो ये हो जाएगा F1 D1 इक्वल टू F1 को यहीं लिखा रहने दो, और D1 की वैल्यू कितनी हो गई, OA cos θ1। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से F2 का मोमेंट लो, तो ये रहा आपका F2 इंटू D2। तो F2 इंटू D2, और D2 की वैल्यू कितनी है, OA cos θ2। तो ये F2 D2 किसके बराबर आ गया, दैट इज OA cos θ2 इंटू F2, इक्वेशन नंबर 2। अब R क्या है आपका, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ F1 F2। R क्या है, रिजल्टेंट ऑफ F1 F2। तो इसका मोमेंट कितना हो जाएगा, R इंटू डी, अरे R इंटू डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू, अच्छा D की वैल्यू कितनी है, OA cos θ। तो R इंटू डी इज इक्वल टू R, D की वैल्यू OA cos θ। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो आपके पास इस तरह से इक्वेशन 1 2 3 आ गई। आगे क्या करना है आपको, क्या इनका जो है एल्जेब्रिक सम लिखना है, F1 D1 प्लस F2 D2। इन दोनों इक्वेशन को आपने बेसिकली क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर दो, आप ऐड कर दो। तो कितना हो जाएगा, F1 D1 प्लस F2 D2 इज इक्वल टू F1 OA cos θ1 प्लस F2 OA cos θ2। वही तो लिख दिया यहाँ पे, ऐड कर दिया, बस कुछ नहीं करा है। अब यहां से आप एक काम करो, ये भी OA है, यहां भी OA है, तो OA को कॉमन ले लो, तो कितना बचेगा, F1 cos θ1 प्लस F2 cos θ2। यस और नो, F1 cos θ1 प्लस F2 cos θ2। अब यहां पे आ जाओ, एक बात बताओ, ये जो आपकी x एक्सिस थी, क्या इसका कंपोनेंट को तो रिजॉल्व कर लेते हो ना। अरे ये तो आपको पता है कि मान लो ये x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, ये फोर्स F है, ये एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा, x एक्सिस पे कंपोनेंट कितना होगा, F cos θ, ये कितना होगा, F sin θ। तो वही चीज करनी है, कुछ नया नहीं करना है। तो ये जो हमारा फोर्स F1 है, ये एंगल कितना था, θ1, तो ये हो जाएगा F1 cos θ, और F1 cos θ1, और F2 कितना हो जाएगा, F2 cos θ2। तो आपने क्या करा कि F1 का कंपोनेंट लिया, x एक्सिस पे तो हो गया F1 cos θ1, कितना हो गया, F1 cos θ1। F2 का कितना हो गया, F2 cos θ2। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कितना है, R का भी कंपोनेंट कितना हो जाएगा, दैट इज R cos θ, क्योंकि ये एंगल थीटा है, R cos θ, और ये इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, इनके बराबर होगा। तो आप क्या लिख सकते हो, F1 cos θ1 प्लस F2 cos θ2 इज इक्वल टू R cos θ। तो ये लिख दिया हमने, यहां से देखो, ये इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, R cos θ। ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई हमारी। कौन सी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब आप एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 और 4, ये 4 है, इक्वेशन नंबर 3 को देखो जरा एक बार, R इंटू डी इज इक्वल टू R OA cos θ। क्या हम R OA cos θ की जगह R इंटू डी लिख सकते हैं, यस माय डियर स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, OA R cos θ की जगह हमने RD लिख दिया। इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 4 से F1 D1 प्लस F2 D2 आप लिख सकते हैं। और यही तो है आपका बेरेगनस थ्योरम का स्टेटमेंट, क्या है कि हमने क्या करा, F1 का मोमेंट लिया प्लस F2 का मोमेंट लिया प्लस F3 का मोमेंट ले लो, वो सब क्या होगा, उनके रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर होता है, ठीक है ना। अगर यहां पर n नंबर ऑफ फोर्सेस होंगे तो क्या स्टेटमेंट बनेगा, F1 D1 प्लस F2 D2 प्लस F3 D3 एंड सो ऑन इक्वल टू R इंटू डी। तो यही स्टेटमेंट था किसका, बेरिग्नस थ्योरम का। देख सकते हैं, इफ मैनी कोप्लेनर फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, अगर किसी बॉडी पर कोप्लेनर फोर्सेस हैं, लगे हुए हैं, देन एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स, देन algebraic sum of moments F1 D1 plus F2 D2 of all the forces about a point, किसी पॉइंट के अबाउट in a plane of the forces is equal to moment of their resultant about the same point, that is R into D। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। आप चाहो तो एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से स्टेप बाय स्टेप इसको कर लीजिएगा, है ना। डेरिवेशन शायद अभी नहीं आया, लेकिन आपने देखा सिलेबस में लिखा हुआ है। देखो मैंने पहले बोल दिया है, थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स परेशान हैं कि वो पीवाई क्यूज लगा के जाते हैं ओनली, है ना, लेकिन उसमें बहुत सारे पीवाई क्यूज मिल जाते हैं। अच्छी बात यह है कि थर्ड सेम के अंदर AKTU के पीवाई क्यूज बहुत सारे मिल जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स वहां पर कवर हो जाते हैं। लेकिन अभी जो आपका 20 सीरीज वाला सिलेबस चल रहा है, उसमें केवल 2 ही पेपर हुए हैं एज पर दी न्यू सिलेबस ऑफ AKTU, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अभी अवेलेबल नहीं है। जो टॉपिक्स नहीं आए हैं भाई, एक पेपर में कितने क्वेश्चंस आप समझ सकते हो, कितने टॉपिक्स आप, ऐसा थोड़ा ना कि एक ही क्वेश्चन पेपर के अंदर 2 पेपर हुए, अभी तक 2 पेपर के अंदर सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। तो इसलिए आपको सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है आपका फाइंड द मोमेंट ऑफ 100 न्यूटन। AKTU में आया हुआ है,
फाइंड द मोमेंट ऑफ 100 न्यूटन फोर्स एक्टिंग एट बी। देखो ये बी पॉइंट पे, ये तो मैंने बाद में बनाया, इसको येलो कलर से रिजॉल्व करा है। एक फोर्स लगा हुआ है, हालांकि मैं न्यूमेरिकल आपको बाद में बताऊंगा एक बार फिर से जितने भी आए हुए हैं। तो 100 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, यहां पे ये एंगल आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। और ये 500 mm डिस्टेंस है, ये 400 mm डिस्टेंस है। पूछ रहा है कि ये जो फोर्स लगा हुआ है 100 न्यूटन का, जिसका एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट लिखना है। पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट लिखना है। तो क्या करना है आपको? पॉइंट ए के अबाउट हमने लिख दिया मोमेंट, सीधा एक लाइन का क्वेश्चन है। तो 100 न्यूटन का जो मोमेंट है पॉइंट ए के अबाउट कितना होगा? तो एक काम करना पड़ेगा, पहले आपके जो 100 न्यूटन है ये एंगल 60 है, तो इसका एक कंपोनेंट ले लो, इधर रिजॉल्व करो, एक इधर ले लो। तो ये कितना हो जाएगा? 100 cos 60, और ये कितना हो जाएगा? 100 sin 60। अब ये जो 100 cos 60 है, किस, देखो जिस पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट लिखना हो ना, जिस भी पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट लिखना है, उस पॉइंट पे अपनी पेंसिल रख लेना। अब जिस फोर्स का मोमेंट आपको लेना है उस फोर्स पे जाना। तो यहां पर हमने पेन रखा जहां पे मोमेंट लिख रहे हैं, ये है 100 cos 60। तो ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है इस पॉइंट के अबाउट, की एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। अगर क्लॉकवाइज घुमाएगा तो प्लस, क्लॉकवाइज घुमाएगा तो प्लस। तो पहले लिखेंगे फोर्स, कितना है फोर्स? 100 cos 60। कितना है? 100 cos 60। और ये डिस्टेंस कितनी है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? दैट इज 500। तो मल्टीप्लाई करेंगे 500, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है इसलिए इसको हमने लिखा है प्लस। देन उसके बाद ये वाला जो फोर्स था 100 sin 60, किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिख रहे हो? पॉइंट ए के अबाउट। पॉइंट ए पे पेंसिल रखो। अब ये जो 100 sin 60 है, इसको घुमा के देखो किधर घुमा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऐसे घुमाएगा इसको, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो क्या लिखेंगे? निगेटिव साइन लिखेंगे। कितना फोर्स है? 100 sin 60, तो माइनस के 100 sin 60। और डिस्टेंस कितनी है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है। तो लाइन ऑफ एक्शन इसका ये है, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिख रहे हो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 400। तो मल्टीप्लाई करेंगे 400 से, सॉल्व कर लेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा 9641। और इसकी यूनिट क्या होगी? ये न्यूटन है और ये डिस्टेंस mm में है, तो न्यूटन mm। ये माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि ये माइनस का जो साइन है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है। कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो माइनस का साइन हटा देंगे आप, न्यूटन mm में लिखेंगे, तो ये आपको लिखना होगा यहां पर एंटी क्लॉकवाइज। एसी का मतलब यहां पर है एंटी क्लॉकवाइज। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, यस और नो, यस और नो, यस माय डियर स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। तो ये क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा, बस वहां यहां पहले 100 न्यूटन लगा हुआ था, यहां पर 400 लगा हुआ है, एंगल 60 डिग्री था, इस बार 30 डिग्री है। बाकी ये डिस्टेंस भी आपको देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, और इसका मोमेंट आ जाएगा 78564 न्यूटन mm क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा। आप चेक करेंगे तो प्लस में आंसर आ रहा होगा, इसका प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब क्लॉकवाइज है, अगर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो एक एटीयू में ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा था, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर मैंने दे दिया है, चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आता है, इसके अंदर बीम क्या होती है। तो बीम एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर होता है, बीम एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जिसके ऊपर वर्टिकल लोड लगे रहते हैं। बीम इज डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चरल मेंबर हु, या फिर आपकी दूसरी डेफिनेशन, ये तो मैंने ये वाली डेफिनेशन बता दी आपको, शियर फोर्स यानी कि वर्टिकल लोड लगे रहते हैं। जैसा आप यहां पर देख सकते हैं, ये कोई एक बीम है, ये कोई एक बीम है, राइट। और यहां पर मान लेते हैं कि एक लोड लगा हुआ है, तो ये लोड कैसा है? मान लो इसको W1 है, ये W2 है, तो ये वर्टिकल लोड है, इस पर रिएक्शन आ जाएगी R1, ये रिएक्शन आ जाएगी R2। तो जितने भी रिएक्शंस होंगे, जितने भी लोड होंगे, वो कैसे होंगे? वर्टिकल होंगे। कैसे होंगे? वर्टिकल होंगे। ये वर्टिकल लोड है, शियर फोर्स है। कैसे फोर्स है? शियर फोर्स है। दूसरी चीज आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि बीम इज डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चरल मेंबर हुज वन डायमेंशन इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू अदर लेटरल डायमेंशन। लेटरल का मतलब होता है ट्रांसफर। जैसे फॉर एग्जांपल इस पेन की अगर आप बात करें, तो इस पेन की एक लेंथ है और इसकी एक डायमीटर है, तो जो लेंथ है वो इसके डायमीटर से बहुत ज्यादा है। जैसे आप देख सकते हैं ब्रिजेस वगैरह में जो आपका कंस्ट्रक्शन होता है घर का, उसमें बीम लगी रहती है, तो लेंथ बहुत ज्यादा होती है और बाकी जो उसकी बाकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो कम होती है। तो ऐसे मेंबर को हम क्या बोलते हैं? बीम कहते हैं। तो डायरेक्ट बीम का क्वेश्चन, तो बीम की डेफिनेशन तो नहीं पूछता है, लेकिन ये पूछ सकता है क्योंकि ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है और एकेटीयू एग्जाम में एक बार आया हुआ है। एकेटीयू एग्जाम में ये आया हुआ है। कौन कौन सी सपोर्ट होती हैं? एक होती है रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट और फिक्स सपोर्ट। चलो आगे चलते हैं, वन बाय वन इसको देख लेते हैं डायग्राम की हेल्प से। तो रोलर सपोर्ट होती है, रोलर सपोर्ट में आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो तीन सपोर्ट्स हैं, रोलर, हिंज और फिक्स सपोर्ट, इन तीन सपोर्ट्स पे कितनी रिएक्शंस डेवलप हो सकती हैं। अगर ये आपको समझ में आएगा तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व तभी कर पाओगे आप जब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। तो देखो यहां पर पहली बात तो ये समझना कि जो रोलर सपोर्ट होती है उसको हम ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस, एक ऐसा गोला बना करके
यहाँ पे इस तरह से। इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन ये भी है कि इस तरह से आपने ट्रायंगल बना दिया और यहाँ पर आपने गोला बना दिया इस तरह से। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। अब आप एक काम कर सकते हो कि यहां से इस सपोर्ट को हटा करके रिएक्शन दिखा सकते हो। तो पॉइंट ए पर क्या लगी हुई है, एक रोलर सपोर्ट लगी हुई है। ये भी क्या है, एक रोलर सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट पे केवल एक रिएक्शन आती है। रिएक्शन कैसे पता लगती है, रिएक्शन पता लगती है कि जितनी भी नंबर ऑफ मोशन रेस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। मान लो ऐसे ही रखा हुआ है, ऐसे यहां पर लोड लगा हुआ है, तो ये बीम नीचे नहीं जा सकती, लेकिन रोलर लगा हुआ है ऐसे तो जा सकती है। तो यहां पर केबल और केबल वर्टिकल डायरेक्शन में देखो, ऐसे तो रिएक्शन, ये तो ऐसे बीम खिसक सकती है ना, तो कोई रिएक्शन नहीं आएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, केवल वर्टिकल डायरेक्शन में आएगी। तो पॉइंट ए पर क्या आ जाएगी, एक वर्टिकल रिएक्शन। तो आर ए बी क्यों लिखा है, आर का मतलब है रिएक्शन, ए का मतलब है कि रिएक्शन पॉइंट ए पर है, और बी का मतलब है वर्टिकल डायरेक्शन में। यहां पर हमने लिखा आर बी वी, आर का मतलब रिएक्शन, बी का मतलब पॉइंट बी पर है, बी का मतलब है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो याद रखेंगे रोलर सपोर्ट पे केबल और केबल एक ही रिएक्शन आएगी, वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में। रोलर सपोर्ट पे एक ही रिएक्शन आएगी केवल वर्टिकल डायरेक्शन में। अब आएगी आपकी कौन सी, हिंज सपोर्ट, जिसको हम पिन सपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। और पिन सपोर्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है ना, एक ट्रायंगल बना देते हैं, यहां पर पिन लगा देते हैं। अगर मान लो ये कि कोई बीम है, उसमें अगर आप पिन लगाओगे तो क्या उसका हॉरिजॉन्टल मोशन हो पाएगा, क्या एक्सियल मोशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी रिएक्शन आएगी और वर्टिकल डायरेक्शन में भी रिएक्शन आएगी। तो हिंज सपोर्ट पे कितनी रिएक्शन आएंगी, 2। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर मैंने एग्जांपल बना दिया है, मतलब ये एक रोलर सपोर्ट लगा दिए, तो रोलर सपोर्ट पे तो केवल अभी बताया एक रिएक्शन आएगी वर्टिकल डायरेक्शन में। ये कौन सा सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट, 2 रिएक्शन आएंगी, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो लिखा यहां पर आर ए एच। आर ए एच का मतलब है, आर का मतलब रिएक्शन, ए का मतलब पॉइंट ए पर है, एच का मतलब है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। आर ए बी है ना, ये वर्टिकल डायरेक्शन रिएक्शन हो जाएगी। इनका रिजल्टेंट निकालोगे तो कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि 90 डिग्री एंगल पे लगी है दोनों। तो आर ए एच का स्क्वायर, आर ए बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट, सबको फॉर्मूला ये पता होता है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई बीम है और इसको यहां पर बेल्ट कर दिया या नट बोल्ट लगा दिया, मतलब इसको फिक्स कर दिया है, वेल्ड कर दिया, फिक्स कर दिया है। तो यहां पर देखो ये फिक्स हो गई, तो ये कौन सी सपोर्ट लगी हुई है, ए पर, दिस इज द फिक्स सपोर्ट। अब ये जो फिक्स सपोर्ट है, इसका मूवमेंट में नहीं हो पाएगा, ये घूम नहीं पाएगी। तो यहां पर 3 रिएक्शंस आएंगी, कौन कौन सी, एक नंबर ऑफ रिएक्शन होंगी 3, आर ए बी, आर ए एच और मोमेंट। जैसे ये इस सपोर्ट को हटाओगे तो रिएक्शन लगाओगे यहां पर आर ए बी वर्टिकल डायरेक्शन में, आर ए एच हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक मोमेंट रिएक्शन भी आएगी। तो यहां पर 3 रिएक्शन आती है। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि रोलर सपोर्ट पे एक रिएक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में, हिंज सपोर्ट पे 2 रिएक्शन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और फिक्स सपोर्ट पे 3 रिएक्शन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और एक मोमेंट रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, द टाइप्स ऑफ लोड विच आर सब्जेक्टेड टू बीम, ये भी आपके सिलेबस में लिखा हुआ है और आया हुआ है एकेटीव एग्जाम में है। तो टाइप्स ऑफ लोड कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका कंसंट्रेटेड लोड, पॉइंट लोड, दूसरा होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल शॉर्ट में बोलते हैं, थर्ड वन इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूवीएल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। एक्सटर्नल मोमेंट हो सकता है। ये सारे के सारे लोड मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिए हैं। तो एक बीम मैंने यहां पर कंसीडर करी, ये कोई बीम है, यहां पर देखो हिंज सपोर्ट लगा दी मैंने, रिकॉल हो जाएगा आपको, यहां पर एक रोलर सपोर्ट लगा दी। इस बीम पर अब लोड लगे हुए हैं। अगर कोई लोड लगा हुआ है पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे, अगर जैसे मान लो मेरा वेट है, मेरा जो लोड है, मैंने क्या करा, अपने अंगूठे पे पूरा लोड मैं शिफ्ट कर दूं, मतलब अपने पैर के अंगूठे पे खड़ा हो जाऊं, तो किसी पॉइंट पे मेरा लोड क्या हो गया, कंसंट्रेट हो गया, तो उसको बोला जाएगा पॉइंट लोड। तो जब लोड किसी पॉइंट पे लगा रहता है तो उसको हम पॉइंट लोड के नाम से जानते हैं, जिसकी यूनिट होती है न्यूटन या फिर किलो न्यूटन लिख सकते हो। दूसरा होता है आपका यूडीएल। यूडीएल का मतलब है जैसे कोई इंसान है, अपने अंगूठे के पैर के अंगूठे पे खड़ा है, तो इसका मतलब पॉइंट लोड है। अगर वो 4 पाई पे लेट जाए तो उसका लोड जो है वो एक सर्टेन लेंथ तक क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे देखो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली हर जगह लोड बराबर है, तो पॉइंट डी से लेकर के ई के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर। आप 1 मीटर मान लो, 2 मीटर मान लो, मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस तक अगर लोड लगा हुआ है, ये बराबर लोड लगा हुआ है, उसको बोला जाता है यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन पर मीटर या किलो न्यूटन पर मीटर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तीसरा आता है आपका यूबीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो ये कितना होता है, एफ से लेकर के जी तक क्या लगा दिया हमने, यहां पर एक यूवीएल लगा दिया, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो 3 मीटर की डिस्टेंस ऐसी हमने मान ली। तो यहां पर आप देखो, यहां पर लोड कितना है, 0, यहां पे लोड कितना है, मैक्सिमम। तो देखो यहां से इधर की तरफ, एफ से जी की तरफ लोड इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यूनिफॉर्मली इंक्रीज होना चाहिए, एक रेट से बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं बनाना आपको ऐसे करके, अभी भी तो रेट बढ़ रहा है, येलो कलर से मैंने दिखाया आपको, तो अभी भी एफ से जी की तरफ क्या है, लोड इंक्रीज हो रहा है, बट दैट इज नॉट यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली इंक्रीज होना चाहिए। तो यूनिफॉर्मली लोड जब इंक्रीज होगा
तो यहां पर आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल बनेगा, तो इसको हम ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट भी वही होगी जो यूडीएल की होती है, यानी कि न्यूटन पर मीटर या किलो न्यूटन पर मीटर। याद रखेंगे जो यूडीएल होता है उसको हम रेक्टेंगल से ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेक्टेंगल से, और यूवीएल को हम ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन होती है। एक होता है आपका एक्सटर्नल मोमेंट, तो यहां पर हमने एक मोमेंट लगा दिया m, तो ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो सकता है। तो अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, देखिए अगर आपको एग्जाम में करना क्या है, गलती नहीं करनी है आपको कि जितने मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है उसी के हिसाब से लिखना है। अगर आपसे पूछा गया है कि टाइप्स ऑफ लोड के बारे में बताओ, 2 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इसके बारे में एक स्लाइड सफिशिएंट है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। लेकिन अगर वो इसी क्वेश्चन को 7 मार्क्स में अगर पूछ ले तो फिर इतने से काम नहीं चलेगा। तो फिर क्या करना है आपको, अलग अलग लोड है, अलग अलग पेजेस पे दिखा दीजिएगा उसको, मतलब थोड़ा उसको इलेबोरेट कर दीजिएगा। जैसे पॉइंट लोड को अलग से दिखा देना कि ये लोड होता है, पॉइंट पे लगा रहा होता है, इसको कंसंट्रेट लोड भी कहते हैं। इसको एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं, देखो एरो से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसकी यूनिट लिख सकते हैं। उसके बाद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जो मैंने अभी आपको बताया था वही चीज है कि एक सर्टेन लेंथ तक लोड लगा हुआ है, आप इसको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई एग्जांपल लेकर के भी दिखा सकते हैं। यूनिट क्या है इसकी, किलो न्यूटन पर मीटर, तो हमने 20 किलो न्यूटन पर मीटर का 2 मीटर की डिस्टेंस पे एक लोड लगा दिया। अब ये इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना हो तो वो भी दिखा सकते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो करना क्या है, इसका एरिया निकाल लेना है रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर, ये कितना है हाइट कितनी है, हाइट इंटू बेस तो करना है, तो इसका टोटल लोड निकाल लोगे आप 20 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 2 मीटर, तो 40 किलो न्यूटन आ जाएगा। कहां पर एक्ट करेगा, ये एरो से रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको नीचे दिखा सकते हैं, इधर से 1 मीटर और इधर से 1 मीटर, तो इस पॉइंट पर ये एक्ट करेगा। तो पॉइंट ई जो आएगा वो सी और डी के ठीक बीच में आएगा, 1 मीटर इधर से 1 मीटर इधर से। रेक्टेंगल का एरिया सभी निकालते हैं, रेक्टेंगल का एरिया सबको पता होता है। नेक्स्ट आता है आपका यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ट्रायंगल से बताया मैंने आपको, दिखा सकते हैं। इस ट्रायंगल का टोटल लोड कैसे कैलकुलेट करोगे, अरे ट्रायंगल का एरिया पता है, हाइट इंटू बेस इंटू हाफ, तो हाफ टोटल लोड कितना, हाफ इंटू बेस कितना है 3 मीटर इंटू हाइट कितनी है 20 किलो न्यूटन पर मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, टोटल लोड 30 किलो न्यूटन आ जाएगा। लेकिन इसका सेंट्रोइड मिड में नहीं होगा, क्योंकि रेक्टेंगल का क्या होता है, सेंटर जो सेंट्रोइड होता है मिड में होता है, तो इसलिए मिड में दिखाया। इसका सेंट्रोइड मिड में नहीं होगा, इसका सेंट्रोइड सी से ज्यादा डिस्टेंस पे होगा, डी के पास में होगा, तो इधर से कितना हो जाएगा, इधर से डिस्टेंस ज्यादा होगी तो यानी कि 2/3, इधर से डिस्टेंस कम होगी यानी कि 1/3, तो कितना आ जाएगा टोटल 30 किलो न्यूटन। कहां पे एक्ट करोगे कि इधर से 3 मीटर थी तो इधर से 2/3 कितना हो जाएगा, 2/3 ऑफ 3 मीटर, तो 2/3 इंटू 3 दैट इज 2 मीटर, तो इधर से हो गया 2 मीटर, ये हो गया, और डी से कितना हो जाएगा 1/3, तो फ्रॉम डी 1/3 इंटू 3 यानी कि 1 मीटर। तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करके समझा सकते हो। एक्सटर्नल मोमेंट, आप यहां पर एक मोमेंट लगा दिया, क्लॉकवाइज लगा सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज लगा सकते हो। तो अगर 2 मार्क्स में आएगा तो पहली वाली स्लाइड एक ही डायग्राम में सब दिखा देना, अगर आएगा 7 मार्क्स में तो अलग अलग डायग्राम बना करके समझा देना, ठीक है। उसी चीज को आपने और ज्यादा एक्सप्लेन कर देना है। होता क्या है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कई बार बच्चा गलती करता है, पढ़ के गया है पूरा, तो 2 मार्क्स में जो है पूरा लिख के आएगा, नहीं पढ़ के आए हैं, तो पूरी नॉलेज का प्रदर्शन वहां पे नहीं करना है। क्योंकि अगर आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 पेज भरोगे, 1.5 पेज भरोगे, ज्यादा लिखोगे तो 2 मार्क्स से ज्यादा नहीं मिलते हैं। अगर 2 मार्क्स में ज्यादा लिखोगे, नंबर मैक्सिमम 2 ही मिलने हैं, तो आपका टाइम लग जाएगा वहां पे। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि टोटल आवर्स जो है वो 3 हैं, तो बाकी के जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनके लिए समय नहीं मिलता है, तो हमारा पेपर छूट जाता है। फिर आगे कमेंट्स में लिखते हो सर हमारा पेपर छूट गया, तो आपको अपनी नॉलेज के हिसाब से नहीं लिखना होता है पेपर में, आपको क्वेश्चन के हिसाब से लिखना है कि वो उसने 2 मार्क्स में पूछ रखा है कि 7 मार्क्स में पूछ रखा है, ठीक है ना। और जो वीडियो भी देख रहे हैं शाम को लाइव क्लास में मिलेंगे 9 PM। तो देखो एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, 2 मार्क्स में एक बार आया हुआ है एकेटीव में। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लोड, ये भी 2 मार्क्स में भी आ सकता है, ये 7 मार्क्स में भी आ सकता है। तो मैंने बता दिया कैसे आपको इसको लिख करके आना है। कई बार 2 नंबर में ये पूछ लेता है इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या होती हैं, कोई भी बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में कब होगी, है ना। तो अगर मान लीजिए फोर्स कैसे कोप्लेनर हैं और नॉन कॉनकरेंट हैं, अभी बताया था मैंने आपको फोर्स और सिस्टम में कि कॉनकरेंट का मतलब होता है कि एक ही पॉइंट से पास हो रहे होते हैं, नॉन कॉनकरेंट का मतलब है एक पॉइंट से पास नहीं हो रहा था उनका लाइन ऑफ एक्शन, और कोप्लेनर का मतलब है कि वो एक ही प्लेन में है। अगर ऐसा है तो एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है, ये आपके वाई एक्सिस है, यहां पर एक फोर्स लगा है F1, ये एंगल कितना है θ1, ये फोर्स कितना है F2, ये कितना एंगल है θ2, इसी तरह से एक फोर्स लगे होंगे। तो क्या करना है, सभी फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम लेना है एक्स डायरेक्शन में, तो उनका कितना होना चाहिए, समेशन Fx इक्वल टू 0। वाई डायरेक्शन में भी एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस कितना होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू 0। और उनका जो मोमेंट है इस पॉइंट के अबाउट, है ना,
नॉन, ये तो खैर मैंने कॉनकरंट वाला एग्जांपल बना दिया था, लेकिन नॉन कॉनकरंट का मतलब कुछ ऐसे आप बना सकते हो, जैसे ये फोर्स लगा हुआ है F1, वो मैंने कॉनकरंट का बताया था। अगर कॉनकरंट फोर्स है तो केवल ये दो इक्वेशन लगेंगी। अब ध्यान रखना यहां पे, अगर उसने बोला है क्या केवल कॉनकरंट बोला है तो ये दो इक्वेशन लगेंगी, लेकिन उसने अगर बोला नॉन कॉनकरंट तो ये इक्वेशन भी लगेगी, तो ये इक्वेशन भी लगेगी। जैसे ही नॉन कॉनकरंट का एग्जांपल बना के दिखा दिया आपको। नॉन कॉनकरंट का मतलब कुछ इस टाइप से हो गया, है ना। मान लो यहां पर भी एक मोमेंट लगा हुआ है M1, यहां पर एक लोड और रिएक्शन लगी हुई है R2, ऐसे करके, है ना। तो कोप्लेनर तो है ये, लेकिन नॉन कॉनकरंट है। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर कॉनकरंट है, कोप्लेनर तो रहेंगे, अगर कॉनकरंट है तो ये दो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन है। अगर मान लो नॉन कॉनकरंट है जैसे यहां दिया हुआ है, तो ये तीनों इक्वेशंस लगती हैं, और तीनों इक्वेशंस का यूज करते हुए हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं, जो कि हम आपको न्यूमेरिकल जितने भी AKTU में अभी तक न्यूमेरिकल आए हुए हैं, जितने भी न्यूमेरिकल AKTU में आए हुए हैं, वो न्यूमेरिकल और उनके जैसे न्यूमेरिकल जिनके आने की संभावना है, वो सभी न्यूमेरिकल में एक सेपरेट वीडियो में आपको करा दूंगा। लेकिन न्यूमेरिकल करने से पहले जो आपका थ्योरी और डेरिवेशंस हैं उनको करना चाहिए। हमेशा क्या करना है आपको, पहले लग जाएंगे न्यूमेरिकल, कुछ बच्चे क्या करेंगे पहले न्यूमेरिकल करेंगे, फिर उसके बाद थ्योरी पे आएंगे, डेरिवेशन पे आएंगे। नहीं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा सबसे पहले थ्योरी और डेरिवेशन को कंप्लीट कर लें, और जब आपके पास समय बचता है तो उसके बाद न्यूमेरिकल कर लें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेस क्या होती है। एक बार टाइम देख लेते हैं, कितना टाइम हो गया। ओ 12 बज गए, तो उसके बाद जो है गुलशन सर की भी क्लास है। 12 बजे हैं, ठीक है, हो जाएगा अपना। 1:30 बजे सर की क्लास है, तो यस आई विल मैनेज, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। चलिए, तो स्ट्रेस क्या होती है, जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो, जब जैसे मान लो मैं इस बॉडी के ऊपर ऐसे फोर्स लगाता हूं, तो ये बॉडी खिंच नहीं रही है, क्यों? क्योंकि ये किसी मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से अपोज कर, मतलब हम जिस डायरेक्शन में खींचते हैं उसको अपोज करते हैं। तो जब किसी बॉडी के ऊपर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तो बॉडी डिफॉर्म होना चाहती है, वो खिंचना चाहती है, वो अपनी शेप एंड साइज को चेंज करना चाहती है, लेकिन उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको रजिस्ट करते हैं, डिफॉर्मेशन को रोकते हैं। हमने जो बाहर से फोर्स लगाया है उसकी वजह से जो बॉडी की शेप एंड साइज चेंज होना चाहती है उसको रोकते हैं। तो वो जो इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स है जो बॉडी के अंदर से डेवलप हो रहा है, उसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, जैसे एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर हमने एक फोर्स P इधर लगा दिया और P इधर लगा दिया। हमने जब इसको ऐसे काट कर देखा तो यहां पर हमने देखा कि जो फोर्स P उधर लगा हुआ था, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में R मतलब बॉडी के अंदर से जो IRF इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स डेवलप हुआ, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स डेवलप हुआ। इसी को अगर हम इंटेंसिटी, अगर हमको स्ट्रेस की इंटेंसिटी निकालनी हो तो सिग्मा कितना हो जाएगा, R/A। R बोले तो इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स जो बॉडी के अंदर से डेवलप हो रहा है, और A क्या है, जिस क्रॉस सेक्शन पे ये लगा हुआ है, A इस बॉडी का क्रॉस सेक्शन है। तो इट इज स्ट्रेस इज व्हाट, इट इज डिफाइंड एज इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो R/A यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि पास्कल आप इसको कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, है ना। टाइप बहुत डिटेल में जब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, लेकिन अभी मुझको ऑप्टिमाइज भी करना होता है। स्टूडेंट्स ये भी चाहता है कि समय जब एग्जाम से पहले कम होता है तो मैं ऑप्टिमाइज करने का प्रयास कर रहा हूं कि समझ में भी आ जाए, थोड़ा इतना फास्ट भी चलना पड़ेगा मुझे कि कम समय में ये चीजें कवर हो जाएं। तो स्ट्रेस भी क्या हो सकती है, कई तरह की हो सकती है। जैसे नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, शेयर स्ट्रेस टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो सकती है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो सकती है। अब लॉन्गिट्यूडनल के अंदर टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा टी, कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा सी, राइट। वन बाय वन देख लेते हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है, नाम से पता लग रहा है, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो आप इस डायग्राम में देखो कि ये जो फोर्स लगा हुआ है, ये जो फोर्स लगा हुआ है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर है। अगर ये जो फोर्स लगा हुआ है अगर वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर है तो जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है उसको हम नॉर्मल स्ट्रेस के नाम से जानते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर भी क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेस होती है। सिग्मा का मतलब है नॉर्मल स्ट्रेस, सिग्मा टी का मतलब है टेंसाइल, टी का मतलब है टेंसाइल। तो देखो ये टेंसाइल स्ट्रेस है क्योंकि ये फोर्स बाहर की तरफ लगे हुए हैं। जो फोर्स बाहर की तरफ लगे होते हैं टेंसाइल फोर्स कहते हैं। तो टेंसाइल फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी वो क्या कहलाएगी, नॉर्मल स्ट्रेस। तो याद रखना कि टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस कब होगी, जब दो फोर्सेस होंगे। कितने होंगे, दो,
और इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे। तो देखो ये फोर्स कितना है P, ये भी कितना है P, दो फोर्स है P, ये भी P, इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो ये इधर की तरफ लगा है और ये इधर की तरफ लगा है। तो जब दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में टेंसाइल नेचर के लगे होते हैं तो टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है, जिसको हम सिग्मा टी से लिखते हैं फोर्स P अपॉन A। कंप्रेसिव स्ट्रेस कुछ नहीं करना है, जो फोर्स बाहर की तरफ लगाए थे उन फोर्सेस को अंदर की तरफ लगाना है, अंदर की तरफ। जब फोर्स अंदर की तरफ लग रहे होते हैं इसको बोलते हैं कंप्रेसिव, है ना। चलो, तो यहां पर भी क्या होगा, दो फोर्स लगेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, लेकिन कंप्रेसिव नेचर के होंगे। तो कौन सी स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी, सिग्मा सी P अपॉन A। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। जब भी हम बात करेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की, तो मान लेना कि कोई बॉडी है और वो किसी लिक्विड में, किसी फ्लूइड में डूबी हुई है, तो जैसे कोई ये बॉडी है और ये किसी लिक्विड के अंदर है, किसी फ्लूइड के अंदर है, तो ये फ्लूइड की वजह से इस बॉडी के ऊपर क्या लग रहा होगा, एक प्रेशर लग रहा होगा। तो जब उसके ऊपर प्रेशर लगेगा तो बॉडी डिफॉर्म होना चाहेगी, उस बॉडी के अंदर से जो रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा उसी को हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। इसमें जो चेंज आएगा थ्रू आउट दी वॉल्यूम आएगा, और ये किसके बराबर होगा, सिग्मा V क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और इक्वल टू माइनस के P क्या है, यहाँ पर प्रेशर है, P क्या है, प्रेशर है। तो P क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेस भी क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। माइनस के साइन क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि प्रेशर होता है कंप्रेसिव नेचर का, है ना, कंप्रेसिव होता है, कंप्रेसिव मतलब हम माइनस से लिखते हैं, टेंसाइल को प्लस। तो उसके बाद आता है आपका शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस क्या होती है, अभी तक हमने देखा जब हम बॉडी के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाते हैं तो नॉर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है। अगर हम किसी बॉडी के ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगाएं, कौन सा फोर्स लगाएं, टेंजेंशियल, तो कौन सी स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी, shear stress produce होगी। A stress produced by a tangential stress produced by a force which is tangential to the surface of a body is known as shear stress, जिसको हमने टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक ब्लॉक बना के दिखा सकते हो, A B C D E F, एक आपने क्या लिया, एक क्यूबिकल ब्लॉक यहां पर ले सकते हो, निचले वाला प्लेन इसको फिक्स कर दो, ऊपर वाला जो C D E F ये वाला जो प्लेन है यहां पर क्या लगा हुआ है, एक फोर्स लगा हुआ है P, और ये फोर्स P कैसा है, दिस इज नॉट परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जैसे ये बॉटल है, ये फोर्स कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो नॉर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी। लेकिन ये अगर फोर्स अगर ऐसे लग जाए, ऐसे ना लग करके ये टेंजेंशियल फोर्स है, टेंजेंशियल इस तरह से, है ना, ये टेंजेंशियल फोर्स है, तो यहां पर शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी। और शियर स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां पर क्या लिखना है आपको, शियर स्ट्रेस विल बी इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। कौन सा एरिया, जिस सरफेस पे वो फोर्स लगा हुआ है। तो ये वाला, ये हमने बोला इसको, ये डायमेंशन L है, ये B है और ये L है, सॉरी हाँ ये तो L है, ये B है और ये H है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, दैट इज B इंटू L। अरे रेक्टेंगल का एरिया सबको पता है, दिस इंटू दिस, तो एरिया फोर्स हो गया P और एरिया होगा B इंटू L, तो टाउ इक्वल टू P अपॉन BL। दिस इज ऑल अबाउट शेयर स्ट्रेस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट व्हाट इज स्ट्रेन। देखो स्ट्रेन क्या होता है कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी की डायमेंशन चेंज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल ले लो, इसकी लेंथ कितनी है, L है। अगर मैंने इसको ऐसे फोर्स लगाया टेंसाइल, तो इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, यानी कि डायमेंशन चेंज हो गई। इसका जब लेंथ अगर इंक्रीज होगी तो डायमीटर डिक्रीज होगा। अगर मैं इसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगाता हूं तो इसकी लेंथ तो कम होगी, डायमीटर इंक्रीज होगा। अल्टीमेटली जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी की डायमेंशन चेंज होती है, और पहले से कुछ ओरिजिनल डायमेंशन रही होगी, तो डायमेंशन में कितना चेंज हुआ, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अरे चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन को क्या बोलते हो, स्ट्रेन बोलते हो। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, तो इसकी क्या होगी, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ पहले कितनी थी, L, इंक्रीज हो गई कितनी, डेल्टा L, तो डेल्टा L अपॉन L, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या हो जाएगी, स्ट्रेन। जो चेंज इन लेंथ की यूनिट क्या होगी, mm, इसकी भी क्या होगी, mm, तो mm से mm कैंसिल आउट, तो इसलिए स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट आता है आपका, स्ट्रेन के भी टाइप्स होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन। अब नॉर्मल के अंदर भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। याद रखेंगे, जैसे हम सिग्मा से लिखते थे नॉर्मल स्ट्रेस को, नॉर्मल स्ट्रेन को लिखेंगे एप्सिलॉन से। शेयर स्ट्रेस को हमने टाउ से लिखा था, शेयर स्ट्रेन को हम फाई से लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ये लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल स्ट्रेन क्या होती है। मैंने क्या बोला आपको कि मान लो एक बॉडी हमने कंसिडर करी जिसकी फोर्स अप्लाई करने से पहले, ऐसे ही मान लो कुछ कि इसकी कुछ लेंथ है और इसका कुछ डायमीटर है, तो हमने क्या करा, इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की कोई बॉडी ली है। ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है।
तो हमने क्या करा, इस पे एक लोड लगा दिया P, अपोजिट डायरेक्शन में टेंसाइल फोर्स लगा दिया। कौन सा फोर्स लगा दिया? टेंसाइल। पहले कितनी लेंथ थी? L, डायमीटर कितना था? D। अब आपने टेंसाइल फोर्स लगाया तो लेंथ कितनी होगी? L प्लस डेल्टा L। कितनी लेंथ इंक्रीज हुई? डेल्टा L। अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो इसका डायमीटर डिक्रीज होगा। पहले D था, बाद में कितना हो गया? D माइनस डेल्टा D। कितना डिक्रीज हुआ? डेल्टा D। एक बात बताओ, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे हुए हैं, लेंथ के अलोंग यहां फोर्स लगे हुए हैं, ध्यान रखना, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे हुए हैं उस डायरेक्शन में जो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन होगा, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन भी कह सकते हैं उसको। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या हो जाएगी? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, क्योंकि लेंथ के अलोंग जिस डायरेक्शन में लेंथ है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगे हुए हैं, ठीक है। और लेटरल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो लेंथ के डायमीटर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन क्या है? परपेंडिकुलर में डायमीटर। तो चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर क्या हो जाएगी? लेटरल स्ट्रेन हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं शियर स्ट्रेन। तो जब नॉर्मल फोर्स लगता है तो नॉर्मल स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है। अगर टेंजेंशियल फोर्स लगेगा तो कौन सी स्ट्रेस प्रोड्यूस होती? शियर स्ट्रेस। तो यहां स्ट्रेन कौन सी होगी? शियर स्ट्रेन होगी, है ना। तो स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स which is tangential to the surface of a body is known as shear strain। तो ऐसा कोई डायग्राम बना लो, A B C D, टेंजेंशियल फोर्स लगाने से ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी, लेकिन आपने क्या करा, एक टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया P, तो इसकी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाएगी? D D डैश हो जाएगा, C C डैश हो जाएगा। तो ये जो एंगुलर डिफॉर्मेशन हुआ है इसी को हम shear strain बोल रहे होते हैं। अभी तक जो स्ट्रेन थी नॉर्मल स्ट्रेन वो लीनियर स्ट्रेन थी, ये कौन सी है? शियर स्ट्रेन। एंगुलर डिफॉर्मेशन है, पहले लीनियर डिफॉर्मेशन थे, यहां एंगुलर डिफॉर्मेशन है, लाइक दिस एंगुलर डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है बी सी डैश, बी सी डैश। तो राइट एंगल ट्रायंगल में लेंगे हम, इन राइट एंगल ट्रायंगल तो कितना हो जाएगा? टेन फाई, टेन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? सी सी डैश, और बेस कितना है? BC। तो CC डैश अपॉन BC। लेकिन यहां पर ये सॉलिड बॉडी है, बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन नहीं होंगे। तो जब एंगल बहुत छोटा होता है तो हम tan फाई को फाई लिख सकते हैं, tan थीटा को sin थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो हमने tan फाई को क्या लिखा? फाई लिखा, बिकॉज फाई इज द एंगुलर डिफॉर्मेशन विच इज वेरी वेरी स्मॉल। तो फाई कितना हो जाएगा? CC डैश अपॉन BC। तो ये जो एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है फाई इन रेडियंस, ये रिप्रेजेंट करता है शियर स्ट्रेन को। नेक्स्ट आता है आपका हुक्स लॉ, कई बार एक एग्जाम में आ चुका है, ये तो मैंने एक बार का लिखा हुआ है क्योंकि ये टॉपिक पहले भी हुआ करता था, ये आता ही रहता है, या तो किसी लॉन्ग क्वेश्चन के साथ जुड़ के आता है, अगर अलग से आता है 2 नंबर में पूछ लेता है। अभी हमने क्या पढ़ा? स्ट्रेस, और क्या पढ़ा? स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशन दिया था किसने? हुक्स लॉ ने। तो जैसे आपने ये पढ़ा होगा एक्स वाई डायग्राम, ये होता है एक्स और ये होता है वाई। तो एक्स पे हम लिखेंगे स्ट्रेन को और वाई पे लिखेंगे हम किसको? स्ट्रेस को। तो देखो एक्स वाई, स्ट्रेस स्ट्रेन स्ट्रेस, वाई की जगह क्या लिख दोगे? स्ट्रेस सिग्मा, और x के लिए क्या लिखोगे? स्ट्रेन एप्सिलॉन। तो क्या कहा इन्होंने? अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ये क्या बोलते हैं? व्हेन अ मटेरियल इज लोडेड विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाया जाता है लेकिन प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर होना चाहिए। प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होती है आगे समझा देंगे आपको। प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर अगर कोई फोर्स लगा हुआ है किसी बॉडी के ऊपर, तो जो स्ट्रेस होगी उसके अंदर, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस को लिखें सिग्मा से, इसको लिखेंगे स्ट्रेन को एप्सिलॉन से। तो कितना हो जाएगा ये? स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लेकिन जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, तो यहां पर इक्वल टू का साइन लगाया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया कैपिटल E। तो यहां पर जो कैपिटल E है ये, इसको क्या बोलते हैं? वेयर E इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी E व्हिच इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये जो कैपिटल E है ये एक प्रॉपर्टी होती है किसकी? सॉलिड मटेरियल की। किसकी? सॉलिड मटेरियल की। जब हम ये तो सॉलिड की बात हो रही ना, यूनिट नंबर 1 में सॉलिड बॉडी की बात होती है, यूनिट नंबर 4 की जब हम बात करेंगे उसमें फ्लूइड की बात करेंगे। तो जैसे यहां पे हुक्स लॉ है तो वहां पर क्या आता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। क्या आता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ऐसा ही डायग्राम वहां पर भी हम बनाते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ें, चलो नेक्स्ट आता है आपका इलास्टिक कांस्टेंट्स कौन कौन से होते हैं? 4 इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं और ये भी एकेटिव एग्जाम में कई बार आए हुए हैं। जैसे पॉइजन रेशियो क्या होता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस, जिसको हमने कैपिटल E से लिखा है। तीसरा होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम शियर मॉडुलस भी कह सकते हैं, कैपिटल G से लिखते हैं, या इसको कई बुक में कैपिटल C से लिखा जाता है। एक होता है बल्क मॉडुलस, कैपिटल K।
तो ये जो इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं इनको हम यूज करते हैं स्ट्रेन कैलकुलेट करने के लिए, और जो रिलेशनशिप होती है स्ट्रेस और स्ट्रेन, जैसे आपने देखा कि कैपिटल ई के स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, तो यहां से क्या मिल गया आपको, एक यंग्स मॉडुलस। तो ये जो यंग्स मॉडुलस है ये स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये नोट्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, एप्लीकेशन के अंदर अपलोड कर दिए गए हैं, फ्री मटेरियल के अंदर, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इलास्टिक कांस्टेंट्स पहले बात करते हैं पॉइजन रेशियो की, जिसको हम किससे लिख रहे होते हैं, म्यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, म्यू से, और कई बुक में इसको 1/m भी लिखा जाता है। तो अभी हमने बताया था आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन, तो लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसको हम पॉइजन रेशियो के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पॉइजन रेशियो के नाम से जानते हैं। और ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए, इसकी जो वैल्यू होती है 0.25 से 0.33 के बीच में होती है। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको याद कर लेंगे, 2 नंबर में इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट आता है आपका यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये होता है नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन का रेशियो, लिख देंगे इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द नॉर्मल स्ट्रेन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो नॉर्मल स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, तो जो स्ट्रेस की यूनिट होती है वही यंग्स मॉडुलस की भी यूनिट होती है, वही यहां पर लिखा हुआ है। द यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस इज सेम एज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस बिकॉज स्ट्रेन इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो जो स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, किलो पास्कल, मेगा पास्कल, गीगा पास्कल, वही यंग्स मॉडुलस की यूनिट भी होगी। और जो कैपिटल ई है वो सॉलिड मेटेरियल की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। बाकी जो इलास्टिक कांस्टेंट आएगा आपका कैपिटल जी, यानी कि शियर मॉडुलस, ये भी वही करना, नाम से पता लग रहा है शियर मॉडुलस बोले तो शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, तो शियर स्ट्रेस ऊपर, नीचे आएगा शियर स्ट्रेन, वही नीचे भी लिखना है क्योंकि यूनिट भी वही होगी इसकी, और ये भी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है सॉलिड मटेरियल की। बल्क मॉडुलस में भी शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का ही रेशियो होगा, लेकिन यहां पर स्ट्रेस कौन सी होगी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस सिग्मा बी और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एप्सिलॉन बी। इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल ई, कैपिटल जी और कैपिटल के, यंग्स मॉडुलस, शियर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ये दोनों ही क्या, तीनों ही क्या होते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो होते हैं। बस याद ही रखना है कि ये नॉर्मल स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेन का रेशियो होता है, और शियर स्ट्रेस ये शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का रेशियो होता है। बल्क मॉडुलस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो होता है। तो तीनों ही में क्या समानता है कि तीनों के अंदर क्या आएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तीनों की यूनिट क्या होगी, एकदम सेम होगी जो स्ट्रेस की यूनिट होती है, और तीनों ही क्या है, सॉलिड मेटल की प्रॉपर्टी है। आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो 3-4 कांस्टेंट हमने पढ़ लिए हैं, इन तीनों चारों में क्या आते हैं, डेरिवेशंस आते हैं। तो कई बार एक डेरिवेशन पूछता है, तो कई बार कंबाइन करके डेरिवेशन पूछ लेता है। तो 2 डेरिवेशन है बेसिकली, डेरिवेशन कितने हैं, 2 डेरिवेशन हैं, लेकिन सॉरी टोटल मिलाकर 3 डेरिवेशन है। E इज इक्वल टू 3k 1 - 2 म्यू, E इज इक्वल टू 2g 1 + म्यू, और E इज इक्वल टू 9kg अपॉन 3k + g। तो ये 2 डेरिवेशन भी अगर आप ड्राइव कर लेंगे, इन 2 की हेल्प से तीसरा डेरिवेशन आ जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट। तो ये लेक्चर नंबर 11 हमारा डिटेल में हुआ था, तो उसमें मैंने डेरिवेशंस आपको लिख करके समझाए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले डेरिवेशन ले लेते हैं पहले वाला, कि रिलेशन बिटवीन ई, के और म्यू, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और पॉइजन रेशियो के लिए डेरिवेशन जब ड्राइव करेंगे तो इस तरह का एक डायग्राम आप बना लेंगे। तो हमने क्या करा, एक क्यूबिकल एलिमेंट कंसिडर कर लिया है ना, लेट अस कंसीडर अ क्यूबिकल ब्लॉक, एक क्यूबिकल ब्लॉक हमने कंसीडर कर लिया, विच इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट स्ट्रेस, जिसमें एक डायरेक्ट स्ट्रेस लगी हुई है, जिस कितनी है, सिग्मा, विच एक्ट साइमल्टेनियसली अलोंग एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में। तो हमने क्या करा है, क्यूबिकल एलिमेंट लिया, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई। हम मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस में जो स्ट्रेस है वो सिग्मा एक्स है, वाई डायरेक्शन में सिग्मा वाई, और जेड डायरेक्शन में कितनी है, सिग्मा जेड। याद रखेंगे क्योंकि यहां पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की बात हो रही है, हर डायरेक्शन में ये स्ट्रेस कैसी होगी, सेम होने वाली है। तो सिग्मा एक्स बराबर सिग्मा वाई बराबर सिग्मा जेड इज इक्वल टू सिग्मा, ये स्ट्रेस जो है बराबर होने वाली है। तो क्या करना है इसके लिए, बहुत सिंपल डेरिवेशन है, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में जब स्ट्रेन आएगी वो सिग्मा एक्स की वजह से आएगी एक्स डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन के लिए वाई और जेड क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। अरे बोलो यस और नो। तो ये आएगा इसका, तो ये होगी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये होगी लेटरल स्ट्रेन। तो लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमेशा अपोजिट नेचर की होती है। लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल, अगर लेंथ बढ़ेगी तो डायमीटर घटेगा। अरे बोलो यस और नो। तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन की होती है, एक प्लस होगी तो दूसरी क्या होगी, माइनस। अगर एक्स डायरेक्शन लॉन्गिट्यूडनल है तो वाई और जेड क्या हो जाएंगी, लेटरल। तो यहां पर देखो एप्सिलॉन स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन,
एप्सिलॉन एक्स कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स अपॉन ई। अब ये फॉर्मूला कहां से आया, ये तो हमने भी पढ़ा था कि कैपिटल ई कितना होता है, एप्सिलॉन अपॉन ई होता है। अरे बोलो यस और नो, तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा कैपिटल ई अपॉन, सॉरी एक सेकंड, ये हम अभी पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। तो यहां से क्या आ गया था आपका कैपिटल ई, तो यहां से स्ट्रेन कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन ई, तो वही तो लिखा हुआ है सिग्मा अपॉन ई, एक्स डायरेक्शन में तो सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस के म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई, क्योंकि जो वाई डायरेक्शन है ये परपेंडिकुलर है। अभी हमने पढ़ा था कि भाई, मैंने आपको बताया था अभी कि जो म्यू होता है दैट इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो बताओ लेटरल स्ट्रेन कितना हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन हो जाएगा म्यू इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। म्यू इंटू लॉन्गिट्यूडनल कितना है, सिग्मा अपॉन ई, तो वही है म्यू इंटू सिग्मा अपॉन ई, क्योंकि x के लिए y और z क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो जिस डायरेक्शन में आप, याद रखो, जिस डायरेक्शन में आप स्ट्रेन लिख रहे हो वो तो आएगी प्लस में, और बाकी y और z के लिए आ जाएगी माइनस में। तो माइनस के म्यू सिग्मा y अपॉन ई माइनस के म्यू सिग्मा z अपॉन ई, बहुत सिंपल है। तो ये जो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड बराबर है, तो यहां से क्या कर लो, इसको सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड को सिग्मा 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 पुट करो, तो सिग्मा अपॉन ई कॉमन आ जाएगा, तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा माइनस के म्यू, यहां बचेगा माइनस के म्यू, तो ये मिलकर के हो जाएंगे माइनस के 2 म्यू। तो एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस के 2 म्यू। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। तो जैसे हमने एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन निकाली है, वाई डायरेक्शन में भी हम स्ट्रेन निकाल सकते हैं। तो स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, तो जब वाई डायरेक्शन की बात होगी तो वाई होगी लॉन्गिट्यूडनल, एक्स और जेड हो जाएंगे लेटरल। तो एप्सिलॉन वाई इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन ई, तो यहां पे x था तो यहां पे सिग्मा एक्स अपॉन ई, बाकी के माइनस, यहां y है तो सिग्मा वाई अपॉन ई, फिर होगा माइनस के म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस सिग्मा जेड अपॉन ई, फिर से क्या होगा ई सिग्मा अपॉन ई कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 2 म्यू, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह से सिमिलरली जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन जेड। इस बार जेड डायरेक्शन लॉन्गिट्यूडनल है तो x और y क्या हो जाएंगी, लेटरल, तो आ जाएगा आपका सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड कितना आ जाएगा। यहां पे देखो तो हमने क्या करा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाल ली, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एप्सिलॉन बी, इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। जब ऐड करोगे तो वो तीनों देखो ऐड करके कितना आ जाएगा, ये बराबर बराबर है, तो एप्सिलॉन बी जाएगा 3 सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस के 2 म्यू। और हम ये बात जानते हैं, अभी पढ़ के आए हैं कि बल्क मॉडुलस जो होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन बी होता है, यानी कि ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन बी। अब ये जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन बी है, एप्सिलॉन बी की वैल्यू आप यहां से पुट कर दो, इसमें यहां से वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो ये सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वैल्यू जैसे यहां पुट करोगे तो कैपिटल E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ के 1 माइनस के 2 म्यू। एक बार इस वीडियो को पॉज करके खुद से ड्राइव कर लो, बहुत आसान है, एकदम से समझ में आ जाएगा आपको ये, ठीक है। चलो, तो ये डेरिवेशन हो गया हमारा पहले वाला। नाउ दूसरा डेरिवेशन, अभी हमने देखा जो रिलेशन आया वो E, K और म्यू में आया। अब जो दूसरा डेरिवेशन होगा हमारा वो होगा किसके बीच में, कैपिटल E, कैपिटल G और म्यू। इसमें K नहीं आएगा, इसमें म्यू के साथ क्या आ जाएगा, म्यू और ई के साथ जी आ जाएगा, पहले में क्या आया था। चलो, तो इसके लिए भी क्या करना है आपको, ये थोड़ा सा उससे मतलब आसान है ये भी, लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी तो इसमें कुछ स्टेप्स बस बढ़ जाएंगे। बस ट्रिग्नोमेट्री है और कुछ नहीं है, इसमें भी बस ट्रिग्नोमेट्री है और कुछ नहीं है। तो आपने क्या करना है, देखो, लेट अस कंसीडर अ क्यूबिकल ब्लॉक ए बी सी डी। देखो ध्यान से, आपको डायग्राम कहां से स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपको ए बी सी डी ये एक ब्लॉक कंसीडर करना है विच इज सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स। यहां पर एक शियर फोर्स लगा देना है, ठीक है, एट द टॉप फेस। ये टॉप फेस है, ये बॉटम फेस फिक्स कर दिया, टॉप फेस पे हमने एक सरफेस ये लगा दिया फोर्स, एंड फिक्स्ड एट द बॉटम। आगे चलते हैं, जब इस ब्लॉक पे आप ये फोर्स लगाओगे, जब इस ब्लॉक के ऊपर, कौन सा ब्लॉक था, ए बी सी डी, आपने बॉटम से फिक्स कर दिया और इसके टॉप पर आपने ये टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया, तो इस ब्लॉक के ऊपर क्या, ये ब्लॉक क्या एक्सपीरियंस करेगा उसको देखते हैं। सबसे पहला, द शियर स्ट्रेस इज इंड्यूस्ड एट द फेस डीसी एंड ए बी। ये जो डीसी था, डीसी वाला फेस था, यहां पर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी टाउ, और ये जो ए बी वाला जो फेस है यहां भी स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी टाउ। ओके, चलो, अब दूसरा, द ब्लॉक डिस्टॉर्ट टू अ न्यू कॉन्फ़िगरेशन ए बी सी डैश डी डैश। जब इसके ऊपर आप कोई फोर्स लगा रहे हो टेंजेंशियल, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि नीचे से फिक्स है। तो जो डी है वो डी डैश हो जाएगा और जो सी है वो सी डैश हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो आपने क्या करना है, फिर ये वाला ये आगे बढ़ा देना है, इसको डी डैश सी डैश तक, इसको ऐसे मिला देना, इसको ऐसे मिला देना। नाउ लिसन टू मी केयरफुली,
द डायगोनल AC इलोंगेट, ये जो डायगोनल AC था, ये जो डायगोनल इसका AC था ये इलोंगेट हो जाएगा। बोलो यस और नो, क्योंकि जो C था ये C डैश हो चुका है। तो देखो दूसरा जो येलो कलर से दिख रहा है, पहले था AC, अभी कितना हो गया AC डैश, और जो डायगोनल BD था पहले, ये रहा B, ये रहा D, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। वही चीज लिखी गई है। तो डायगोनल AC इलोंगेट हो जाएगा यानी कि टेंशन में आ जाएगा, और डायगोनल BD जो है वो शॉर्ट हो जाएगा यानी कि वो कंप्रेशन में आ जाएगा। बोलो यस और नो। अरे जब इसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे तो ये ऐसे डिस्टॉर्ट हो गया, तो देखो ये जो इसकी लेंथ है बढ़ जाएगी और ये घट गई, है ना। BD से BD डैश हो गया, AC से AC डैश हो गया। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलो अब वैसे तो यहां से स्टार्ट होना चाहिए ये, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आसान समझा, मतलब थोड़ा सा आपको, क्योंकि अभी आपका एग्जाम है, थोड़ा सा आपको जल्दी याद हो जाए, तो मैं जहां पर ट्रिग्नोमेट्री लगी हुई है उसको वहीं से स्टार्ट कर देता हूं, इसी स्लाइड से। ठीक है, आ जाओ, समझो बहुत ध्यान से समझना होगा इसको, आपको आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपकी चाहिए होगी यहाँ पे। ओके देखो ये था ABCD, आपने टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो ये डिस्टॉर्ट हो गया, नई कॉन्फ़िगरेशन आ गई इसकी D डैश, ये हो गया अब नई कॉन्फ्रेंस क्या बनेगी, ABC डैश D डैश। अब समझो ध्यान से, ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज 45 डिग्री, दिस एंगल इज 45 डिग्री। ओके तो ये एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री। अच्छा एक चीज मुझे आप बताओ, ये जो पॉइंट C था, ये पॉइंट C था, नया पॉइंट C डैश है। अब ये जो आपका नया डायगोनल बना है कौन सा, AC डैश, मैं एक काम करता हूं कि पॉइंट C से AC डैश पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, और जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये पॉइंट मिल जाएगा मेरे को यहां पर कैपिटल E। कौन सा मिल गया, कैपिटल E। बहुत ध्यान से समझो जरा, क्योंकि मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, आप देख पा रहे होंगे ये 90 डिग्री है। अरे यस और नो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये जो C और C डैश की डिस्टेंस है ये बहुत छोटी सी है। अरे इतना ज्यादा डिफॉर्मेशन थोड़ा ही हो जाएगा, तो जूम करके दिखाया गया आपको, क्योंकि सॉलिड बॉडी है, इलास्टिक बॉडी है, तो क्योंकि C डैश की वैल्यू बहुत छोटी है, तो ये जो एंगल 45 है, ये एंगल भी अप्रोक्सीमेट 45 डिग्री होगा। ये एंगल भी कितना होगा, अप्रोक्सीमेट 45 डिग्री होगा। अब आपको यहां पर एक बात ध्यान से समझनी है, तो ये जो ट्रायंगल है ECC डैश, बहुत ध्यान से समझते लो, बस छोटी सी ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, कुछ नहीं करना है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा, मैंने लिख रखा है वहां पे ECC डैश, ECC डैश। तो ये जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या मैं इसमें cos 45 लगा सकता हूं? ये एंगल कितना है आपका 45, तो cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस, और ये क्या है आपका एंगल से जुड़ा हुआ बेस है, तो cos 45 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos 45 इज इक्वल टू EC डैश अपॉन CC डैश। अरे EC डैश बेस और CC डैश हाइपोटेनियस सब जानते हैं, तो यहां से आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो EC डैश की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, CC डैश, है ना, CC डैश cos 45। अब एक और राइट एंगल ट्रायंगल आप देख रहे होंगे, ट्रायंगल ABC, तो मैंने क्या किया, ट्रायंगल ABC लिया, और ये एंगल कितना था 45, तो ये एंगल भी कितना होगा 45, तो आप मुझे बताओ ये एंगल 45 है, ये एंगल 90 है, तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा इसका AC जो है, और इसका बेस कितना हो जाएगा BC। तो इस ट्रायंगल में ले लो ABC cos 45 इज इक्वल टू BC अपॉन AC। अरे बोलो यस और नो, तो यहां से AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AC इक्वल टू BC अपॉन cos 45। तो ध्यान रखना, यहां से आगे हम यूज करेंगे, अभी तो कुछ करा ही नहीं इसमें, अभी तो ट्रिग्नोमेट्री cos ही लगा रहे हैं, इसमें भी cos लगाया, इसमें भी cos लगाया, इस छोटे से ट्रायंगल में cos लगा दो, इस बड़े से ट्रायंगल में cos लगा दो, तो यहां से आपको EC डैश और AC की वैल्यू मिल जाएगी। अब आगे आ जाओ अगली वाली स्लाइड पे, इन ट्रायंगल BCC डैश, राइट एंगल ट्रायंगल और बन रहा है आपका BCC डैश, डायग्राम में देखते जाओ, देखो ये रहा BCC डैश, अरे ये बन रहा है ना BCC डैश, तो ये एंगल कितना है, इस एंगल को हम मानते हैं फाई। अब इसमें 10 लगा दो आप इस ट्रायंगल में BCC डैश में, बताओ यहां से tan फाई कितना हो जाएगा, अरे tan होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है CC डैश और बेस कितना है BC, तो बताओ tan फाई इज इक्वल टू CC डैश अपॉन BC होगा कि नहीं होगा, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे tan फाई इज इक्वल टू CC डैश अपॉन BC। अब क्योंकि मैंने बताया था आपको जो फाई एंगल होता है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, फाई जो है बहुत छोटा एंगल होता है, तो tan फाई को हम फाई लिख सकते हैं, तो यहां से फाई इज इक्वल टू CC डैश अपॉन BC आ जाएगा। CC डैश अपॉन BC आया कि नहीं आया? जहां पे आपको लगे कि स्पीड थोड़ा ज्यादा हो जाती है तो वीडियो को पॉज करके, वैसे तो आप लोग एग्जाम टाइम में
2 की स्पीड पर 1.5 की स्पीड पर देखते हो, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कुछ नहीं करा है अभी तक। मैंने एक छोटे वाले ट्रायंगल में cos 45 लगाया था, राइट एंगल ट्रायंगल में, फिर ये ABC में बड़ा से ट्रायंगल में cos लगाया था, और फिर उसके बाद जो एक राइट एंगल BCC डैश है इसमें मैंने tan phi लगाया है, तो मेरे को मिल गया यहां से phi इज इक्वल टू CC डैश अपॉन BC। नाउ यहां से आपका डेरिवेशन वास्तव में स्टार्ट होता है। हमको क्या करना है, मैंने बोला था अभी आपको स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो यहां पे जो ओरिजिनल डायगोनल था कितना था, ओरिजिनल डायगोनल कितना था, AC। अरे यही तो था फोर्स लगाने से पहले, लेकिन जब हमने इस पे टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो नई कॉन्फ़िगरेशन बनी, तो इस डायगोनल की लेंथ इंक्रीज हो गई, और वो कितनी हो गई, AC डैश। अरे यार AC डैश हुई कि नहीं हुई, तो कितना चेंज हुआ इसमें। तो यहां पर वही करना है हमको, स्ट्रेन लिखनी है। यहां पर क्या लिखनी है, ये तो ड्रॉ हमने करके दिखा दिया था आपको, वहां पर राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया था, ये काम खत्म हो गया इसका। लीनियर स्ट्रेन इन डायगोनल AC, लीनियर स्ट्रेन इन डायगोनल AC, AC डायगोनल में स्ट्रेन निकालनी है, तो चेंज इन डायगोनल अपॉन ओरिजिनल डायगोनल। तो कितना चेंज होगा, AC डैश माइनस AE। हाँ यहां पे आ जाओ, कितना चेंज होगा कि भाई AC डैश, ये बताओ कितना चेंज हुआ, ये तो होगा AC डैश माइनस AE। बोलो यस और नो। पहले कितना था AC डैश, और अब सॉरी पहले कितना था आपका AC। अब क्योंकि जो AC की वैल्यू है, AC की वैल्यू मैंने लिख रखा है यहाँ पे, AC की वैल्यू AE के बराबर है, क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी है, एंगल बहुत छोटा है ये। तो ये जो वैल्यू आप एक काम कर सकते हो, क्योंकि CC डैश इज वेरी वेरी स्मॉल, इसका मतलब जो AC है वो AE के बराबर है। AC और AE दोनों क्या है, बराबर है। आप मुझे बताओ डायगोनल में कितना चेंज हुआ, तो मैं लिख सकता हूं AC डैश माइनस AC, यानी कि AC डैश माइनस AE, तो यानी कि EC डैश आ जाएगा। इतना तो चेंज हुआ, इतना चेंज हुआ, इतना चेंज हुआ, और पहले कितना था, वो AC के बराबर था, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। AC डैश माइनस AE और AC डैश माइनस AE, तो EC डैश के बराबर हो गया ना। अरे यार AC माइनस AC माइनस AE, तो यही तो बचा, और अपॉन कितना हो गया AC, ओरिजिनल कितना था AC। ओके नाउ अब हम ये काम तो पहले ही कर चुके हैं कि भाई EC डैश और AC की वैल्यू यहां से रख दो, ये मैं समझा चुका हूं आपको। EC डैश की वैल्यू कितनी है, CC डैश cos 45, AC की वैल्यू कितनी है, BC अपॉन cos 45। तो यहां पर वैल्यू तो पुट करनी है, जब इसमें वैल्यू पुट करोगे दोनों की, तो ये मिल जाएगा आपको CC डैश अपॉन BC cos स्क्वायर 45, और cos 45 कितना होता है, 1 स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो CC डैश अपॉन BC अपॉन 2। दूसरा, तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास, इसको मैंने यहां लिख लिया, एप्सिलॉन इज इक्वल टू CC डैश अपॉन 2 इंटू BC, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा ये इक्वेशन नंबर ये 1 थी और ये 2 है, तो इक्वेशन ये 2 है हमारी, ये इक्वेशन 1 है। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, phi इज इक्वल टू CC डैश अपॉन BC, और यहां भी क्या है आपका CC डैश अपॉन BC, यहां भी है। तो ये जो CC डैश अपॉन BC है, CC डैश अपॉन BC, CC डैश अपॉन BC को क्या हम phi लिख सकते हैं, यस। तो यहां पर क्या हो गया, इसको phi लिख दो, तो ये 2 पहले से ही था, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू phi/2 हो जाएगा। कितना आसान है, यहां तक कुछ भी नहीं हुआ है अभी, कुछ नहीं, नथिंग है, कुछ भी नहीं करा आपने, ट्रिग्नोमेट्री बच्चों वाला खेल एकदम। भाई कॉस लगा रहे हो, टेन लगा रहे हो, तो यहां से देखो जो एप्सिलॉन हो गया हमारा 5/2 आ गया। अब हम ये भी जानते हैं कि हमने अभी पढ़ा था कि जो शेयर मॉडुलस होता है वो टाउ अपॉन पाई होता है, तो ये टाउ अपॉन फाई हमको पता है। तो यहां से आप एक काम करो, इस फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस फाई की वैल्यू हो जाएगी जी टाउ अपॉन जी। इस फाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस फाई को हम टाउ अपॉन जी लिख सकते हैं। तो फाई की जगह टाउ अपॉन जी जब इस इक्वेशन में पुट करोगे, इसको आप यहां पर पुट करोगे, फाई को यहां पर पुट करोगे, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाउ अपॉन 2g हो जाएगा। तो घुमा फिरा के हमने क्या करा है, यहां पे हमने लिखा स्ट्रेन इन डायगोनल AC। तो स्ट्रेन के अंदर इस डायगोनल के अंदर कितनी स्ट्रेन आ गई, टाउ अपॉन 2g, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। बस एक चीज आपको यहां याद कर लो अभी, क्योंकि इतना इस चीज को मतलब कॉन्सेप्चुअल चीज है, हालांकि ये कंपाउंड स्ट्रेस वाली चीज है, फर्स्ट ईयर में ये कॉन्सेप्ट मतलब बाद, ये चीज एक्चुअली बाद की चीज है, पहले समझनी पड़ रही है। बस आप एक स्टेप यहां पर मेरे कहने से याद करो कि इन केस ऑफ प्योर शेयर, अगर प्योर शेयर केस है, क्योंकि यहां पर केवल टेंजेंशियल फोर्स लगा हुआ है, तो जो सिग्मा होता है वो दैट इज इक्वल टू टाउ साइन 2 थीटा होता है। इस स्टेप को आप याद कर लो, इसको आपने याद कर लीजिए, सिग्मा इज इक्वल टू टाउ इंटू साइन 2 थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है 45, तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा टाउ इंटू साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू थी 1। बस आपको इतना भी याद कर लेंगे, आप इतना भी अगर लिख देंगे कि इन केस ऑफ प्योर शेयर सिग्मा इज इक्वल टू टाउ, बस इतना याद रख लो कि सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, टाउ हो जाएगी। आगे आ जाओ, जब सिग्मा की वैल्यू टाउ हो जाएगी तो एक काम करो, इस सिग्मा जो टाउ है, यहां पे टाउ है,
इस टाउ को आपने सिग्मा लिख दो तो कितना हो जाएगा। अच्छा यहां तक आ गए थे ना हम लोग, यहां तक आ गए थे, यस। यहां पे इस टाउ की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिग्मा लिख सकते हैं, क्योंकि टाउ सिग्मा के बराबर है। तो यही इक्वेशन हमारी इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू, यानी कि स्ट्रेन इन डायगोनल एसी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2g, सिग्मा अपॉन 2g कितना हो गया, सिग्मा अपॉन 2g, किसमें, स्ट्रेन इन डायगोनल एसी। अब यहां पर स्ट्रेन इन डायगोनल एसी ऑल्सो कैन बी रिटन एज, जैसे हमने पहले वाले डायग्राम में, पहले वाले डेरिवेशन में किया था कि भाई लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है, हमेशा अपोजिट नेचर की होती हैं। तो मैंने एक थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ये जो डायगोनल एसी है हमारा, इस डायगोनल एसी में सिग्मा 1 किसके बराबर आएगा, टाउ के बराबर आएगा, जैसे कि हमने प्रूफ किया अभी। और क्योंकि ये डायगोनल एसी है और डायगोनल बीडी है, दोनों लेटरल है, मतलब परपेंडिकुलर हैं, तो ये अगर लॉन्गिट्यूडनल होगा तो ये लेटरल होगा। अरे यस और नो, अगर एक लॉन्गिट्यूडनल है दूसरा कैसा हो जाएगा, लेटरल। और लेटरल में मैंने बताया कि माइनस आता है और म्यू के साथ आता है। अरे पहले वाला डेरिवेशन नहीं किया आपने अभी, तो ये सिग्मा 2 कितना हो जाएगा, माइनस के टाउ यानी कि माइनस के सिग्मा के बराबर होगा। तो वही करना है आपको। स्ट्रेन एक तो ये हमने कैलकुलेट करी, दूसरा स्ट्रेन जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, स्ट्रेन इन डायगोनल एसी आल्सो कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस के सिग्मा 2 अपॉन ई। सिग्मा 1 मैंने इसमें मान रखा एसी में, तो ये प्लस होगा, तो डी ये वाला जो है सिग्मा 2 माइनस होगा। तो सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस के म्यू सिग्मा 2 अपॉन ई। सिग्मा, अब ये सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा है, सिग्मा 2 भी कितना है, सिग्मा है, सिग्मा अपॉन ई माइनस के म्यू, और ये सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी है, माइनस के सिग्मा, ये कितनी है आपकी, माइनस के सिग्मा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिग्मा अपॉन ई कॉमन आ जाएगा 1 प्लस म्यू। तो ये इक्वेशन मिल गई आपको, ध्यान से देख लेना, ये इक्वेशन नंबर 4 थी, ये इक्वेशन नंबर 5 है। ये भी स्ट्रेन है डायगोनल एसी के अंदर और ये भी स्ट्रेन है डायगोनल एसी के अंदर, तो इन दोनों को क्या हम बराबर कर सकते हैं, एप्सिलॉन एप्सिलॉन। तो इक्वेशन 3 और 4 को इक्वेट कर दोगे, इक्वेशन 3 4 को इक्वेट करोगे तो ये आ जाएगा आपको, और यहां से सिग्मा सिग्मा कैंसिल आउट, तो कैपिटल ई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ जी 1 प्लस म्यू। ये दूसरा डेरिवेशन था, तो या तो पहला डेरिवेशन पूछ लेगा वो या दूसरा डेरिवेशन पूछ लेगा। लेकिन एग्जाम में भाई साहब ने पूछ लिया था कि मतलब ई जी के और म्यू में रिलेशन बताओ। अब ऐसा तो कोई रिलेशन ही नहीं आया भाई, एक रिलेशन आपने कौन सा करा अभी, डिराइव। आपने एक डेरिवेशन तो ये वाला डिराइव कर लिया, तो इसमें ई के साथ जी और म्यू है, ई इसमें क्या आ गया आपका, ई आ गया, जी आ गया और म्यू आ गया। दूसरा डेरिवेशन हमने ये डिराइव किया, मतलब ये दोनों डेरिवेशन में डिराइव किए, इसमें क्या मिला आपको, ई के और म्यू मिला। लेकिन उन भाई साहब ने बोला कि डेरिवेशन ड्राइव करना है किसके लिए, ई जी म्यू और के, मतलब ये चारों एक साथ आ जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो दो इक्वेशन आपने डिराइव करी है अभी, तो इस किसी एक इक्वेशन से म्यू को एलिमिनेट करके दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे हमने क्या करा, ये वाली इक्वेशन ले ली, ई इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, तो यहां से क्या करना है आपको, म्यू को एलिमिनेट करना है और इस इक्वेशन में रख देना है। तो ये इसको देखो, यहां से कुछ इसको मैनिपुलेट करो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस म्यू, ये ई अपॉन 2g इधर आ जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू ई अपॉन 2g, ये 1 इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपने क्या करना है, इस म्यू की जो वैल्यू है ई अपॉन 2g माइनस म्यू, इस म्यू में यहां रख देनी है। तो इस वाली इक्वेशन का यूज करेंगे, तो ई इज इक्वल टू देखो 3k 1 माइनस 2 म्यू, 1 माइनस के 2 म्यू, तो म्यू की जगह आप क्या रखोगे, ये वाली वैल्यू रख दोगे यहाँ पे, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आप लोग, इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे, तो 3k के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा आपका हाँ, तो इसको आपने जस्ट सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं करना है आपको। तो यहां से आपका जो म्यू है वो क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, एलिमिनेट हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करके आप देखेंगे तो ई इज इक्वल टू 9kg अपॉन 3k प्लस जी आ जाएगा। इस 3k के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 9k, और ये कितना हो जाएगा 3k इंटू ई अपॉन जी। इसको सिंप्लीफाई करते जाओ, ई इज इक्वल टू 9kg अपॉन, अब इसमें क्या आ गया आपका, ई के जी आ गया। अब मैं एक बार फिर से कंक्लूड कर देता हूं, ये डेरिवेशन आपको ड्राइव करना है, ये डेरिवेशन आपको ड्राइव करना है। अगर ये पूछ रहा है खाली तो ये ड्राइव कर दो, इसको पूछ रहा है तो ये ड्राइव कर दो। लेकिन अगर आपको ये वाला डेरिवेशन पूछ लिया उसने, कौन सा, e इज इक्वल टू 9kg अपॉन 3k प्लस जी, तो ये तो हमने इन दोनों से ड्राइव किया, तो ये दोनों ही आपको ड्राइव करने पड़ेंगे। लेकिन भाई साहब ने तो चारों पूछ लिया। अब इस वाली इक्वेशन में भी ई के और जी है, इसमें म्यू नहीं है, इसमें भी म्यू नहीं है, तो आपको चारों डेरिवेशन में क्या चाहिए, तो आपने क्या करना है, तो देखो ये रिलेशन आ गया हमारे पास, ये आ गया और ये भी हमने ड्राइव कर लिया इन दो की हेल्प से। अब हमने क्या कर देना है कि इन चारों को बराबर पुट कर देना है, क्योंकि ये भी किसके बराबर है, ई के बराबर, ये भी ई के बराबर, ये सब ई के बराबर है ना, तो इनको बराबर पुट कर सकते हैं, यस और नो। तो फाइनली आप ऐसा लिख दीजिएगा। तो ये चारों में रिलेशन आपको यहाँ पर, इन चारों में क्या रिलेशन है, ई के, तो यहाँ पर आप देखेंगे ई
के म्यू और जी में ये रिश्ता है आपस में। कई बार क्या होता है कि म्यू को 1/m लिख देता है, कैपिटल ई को तो कैपिटल ई लिखता है, जी को कई बार सी लिख देता है, ठीक है ना। तो ये रिलेशन आपके कैसे हो जाएंगे, E इज इक्वल टू 2G, या इसको इन टर्म्स ऑफ सी लिखना चाहूं मैं तो कैपिटल ई, इसको क्या लिख दोगे आप, 2C लिख सकते हो, 1 प्लस म्यू को आप 1/m लिख सकते हो, इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ के 1 माइनस 2 म्यू को क्या लिखोगे 1/m इक्वल टू 9kc अपॉन 3 टाइम्स ऑफ k प्लस g, ऐसे लिख सकते हो। जहां म्यू है उसको 1/m और जहां g है उसको कैपिटल C, ये नोटेशंस होते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो लास्ट टॉपिक पे हम पहुंच चुके हैं। बहुत ही कम टाइम में हमने पूरी यूनिट को रिवाइज करने का प्रयास किया है और आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको यहां से मिल रहे होंगे। चलो जी, तो व्हाट इज स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम। तो क्वेश्चन कैसे आता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीआईपी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट वीआईपी क्वेश्चन है। अ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन में जो रिप्रेजेंटेशन करता है ग्राफिकली, तो वो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कहलाता है, ठीक है। डक्टाइल मटेरियल क्या होते हैं, डक्टाइल मटेरियल्स आर कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। जैसे इलास्टिक मटेरियल हो सकते हैं, प्लास्टिक मटेरियल हो सकते हैं, डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल। सॉरी, एक्चुअली जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाना है आपको वो डक्टाइल मटेरियल के लिए बनाना है। किसके लिए बनाना है, डक्टाइल मटेरियल के लिए बनाना है। और ध्यान रखना जो डक्टाइल मटेरियल है, माइल्ड स्टील जो है वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। तो कई बार तो वो नाम से ही पूछ लेता है कि माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाओ, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर वो ये कह रहा है कि डक्टाइल के लिए बनाओ, तब भी आपको माइल्ड स्टील का ही बनाना है, क्योंकि ये डायग्राम बनते हैं एक्सपेरिमेंट से। कहां से बनते हैं, एक्सपेरिमेंट से बनते हैं। बिहेवियर पता लगता है हमको, अलग अलग मेटल का अलग अलग बिहेवियर आता है मशीन के थ्रू, ठीक है। चलो, तो यहां पर आप देख सकते हैं जो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम है, तो करना क्या है आपको, जो वाई एक्सिस होती है, वाई और एक्स, हमेशा एक्स एक्सिस पे आपको दिखाना है स्ट्रेन को, वाई एक्सिस पे दिखाना है आपको स्ट्रेस को। ऐसा क्यों करते हैं, है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हम जो इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है उसको दिखाते हैं, y क्या होता है, डिपेंड करता है x पे। y जैसे आप ये लिखते हैं ना, ये अगर y है और ये क्या है आपका x है, ठीक है, तो y x पे डिपेंड करता है। तो उसी तरह से जो हमारी स्ट्रेस है, स्ट्रेस स्ट्रेन पे डिपेंड करती है। पहले स्ट्रेन आती है, उसके बाद स्ट्रेस आती है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन डिपेंड करती है, इसलिए हम ऐसा कर रहे होते हैं। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम या स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ डक्टाइल मटेरियल हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये डायग्राम तो बना दोगे, 2-3 बार बना के देख लेना, इसकी शेप बिगाड़ मत देना। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, बस सोचते हैं ऐसे ही बना हुआ है, अरे शेप इंपॉर्टेंट है, इसकी जो कर्व है ये इसकी इंपॉर्टेंट शेप है। कई लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे बना देते हैं सीधा, है ना, कई लोग क्या करते हैं ऐसे घुमा देते हैं। तो शेप का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये डायग्राम आप बना दोगे, ये बना दिया आपने इस तरह से, ये कर्व आप बना दोगे लाइक दिस। अब इसके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो हमको बताना है। पहली बात तो ये एक्सपेरिमेंट से आता है, ठीक है। अब लिखना क्या है आपको इसमें, वो मैं आपको बता देता हूं कि देखो ये जो आपका पॉइंट, अब मैं इसको डिटेल बताऊं कि एक्सपेरिमेंट से कैसा आता है, तो वो आपके लिए थोड़ा भी ठीक नहीं है। जब मैंने डिटेल में बताया था तब मैंने समझाया हुआ था, तो मुझे ज्यादा टाइम आपका कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि अभी हम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। और मैं आपको फिर से बोलता हूं कि ये जो सब्जेक्ट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, वन शॉट से बहुत हेल्प मिलती है। लेकिन याद रखना, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं या न्यूमेरिकल जहां पे होते हैं, तो वहां पर वन शॉट जो है बहुत ज्यादा काम तो करते हैं, लेकिन वो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं। हाँ, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं किसी ने नहीं भी पढ़ा होगा तब भी उसको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी अच्छी लर्निंग हो जाएगी। लेकिन मैथमेटिकल जहां पर इन्वॉल्व ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस करनी होती है क्वेश्चंस की, तो उसको आप स्टार्टिंग से ही करना, स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट करा करें, ठीक है ना। शुरुआत भले ही थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलें। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम आ गया और हमने कुछ पढ़ा ही नहीं अभी, तो वो वन शॉट वाले जो है दिक्कत हो जाती है, फिर बैक लगती है, फिर फॉर्म भरते हैं, फिर पैसे खर्च होते हैं, फिर वो एग्जाम दोबारा बैठते हैं, तो सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे रहे होते हैं। तो उस तरह की चीजों से आपको नहीं बचना चाहिए, शुरुआत से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहना चाहिए। और साथ ही साथ आप स्किल्स पे भी काम करते रहें, है ना। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो ऐसा भी नहीं केवल मार्क्स आ जाएंगे तो काम चल जाएगा, मार्क्स लाना जरूरी है, एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ आपको अपनी पर्सनैलिटी पे भी काम करना है, अपनी स्किल्स भी डेवलप करते रहनी चाहिए, ठीक है ना। चलो, तो मैं तो ये कहूंगा जब आपके क्लास में टेस्ट होते हैं, जब टेस्ट हो तो उससे एक दिन पहले जरूर पढ़ लो, उतने से काम हो जाता है। फिर आपका दूसरा टेस्ट आ रहा है, तो जो सिलेबस उस टेस्ट में आ रहा है, आपका पीयूटी आ गया आपका, तो उसमें आप जो सिलेबस आ रहा है उसमें उसको एक दिन 2 दिन पहले पढ़ लो। और बीच बीच में जो लंबा समय होता है एग्जाम में, उसमें अपनी स्किल्स पे काम करो।
ठीक है। तो कौन कौन से पॉइंट्स आपको लिखने हैं, तो यहां पर है पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी, पॉइंट ई एंड दिस पॉइंट इज एफ। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनके बारे में आपको लिखना है। तो सबसे पहले इस पॉइंट 0 से स्टार्ट करेंगे यहां पे। तो ये जो पॉइंट ए है इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? प्रोपोर्शनल लिमिट। आपने देखा था हुक्स लॉ का स्टेटमेंट। हुक्स लॉ का स्टेटमेंट क्या कह रहा था कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर या मटेरियल के ऊपर लोड अप्लाई करते हैं विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, तो स्ट्रेस क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो पहली बात तो याद रखेंगे कि यहां से लेकर के यहां तक हुक्स लॉ वैलिड है। अप टू दिस लिमिट स्ट्रेस इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ स्ट्रेन एंड मटेरियल्स ओबे द हुक्स लॉ। ठीक है, तो हुक्स लॉ का यहां पर ये ओबे करेगा, हुक्स लॉ वैलिड रहेगा। और ये जो O से A तक है स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन रहेगी। अरे जैसे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है और y इज इक्वल टू mx आपको लाइन मिलती है, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। बोलो यस और नो। तो यहां पर ये स्ट्रेट लाइन होगी एंड इट्स स्लोप रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जैसे आपने y इज इक्वल टू mx देखते हो, तो यहां पर m क्या आता है? स्लोप ऑफ द xy डायग्राम, दैट इज y अपॉन x। अरे m क्या होता है? यहां पे स्लोप होता है, तो y की जगह सिग्मा है, x की जगह एप्सिलॉन है, तो यहां पर स्लोप क्या आ जाएगा इसका? कैपिटल E। यहां से देखो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो E क्या आ जाएगा यहां पे? सिग्मा अपॉन, ये हो गया आपका y, ये हो गया आपका x, तो ये क्या हो जाएगा आपका m। तो x y डायग्राम का स्लोप होता है m, तो सिग्मा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का स्लोप कितना हो जाएगा? यंग्स मॉडुलस। अरे बोलो यस और नो। कितना आसान है अगर चीजों को लिंक करके पढ़ो। फिर आता है आपका इलास्टिक लिमिट B। A के बाद जस्ट B आता है। A के बाद क्या आता है? जस्ट B आता है। और B को क्या बोल रहे हैं हम लोग? B इज द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होता है? इलास्टिक लिमिट का मतलब समझो कि मैंने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया और मैं उस फोर्स को जब रिमूव करता हूं, देखो दोबारा सुनो, मैं बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता हूं तो बॉडी की जो शेप एंड साइज है वो चेंज होता है, मतलब बॉडी डिफॉर्म हो जाती है, उसकी डायमेंशन चेंज हो जाती है। अगर मैं उस बॉडी से फोर्स को रिमूव कर दूं तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आती है, वापस आ जाती है, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को वो क्या कर लेती है? रिगेन कर लेती है। फिर मैंने लोड बढ़ाया, फिर लोड को हटाया, फिर से वापस आ गई, लेकिन वो कब तक वापस आती रहेगी? तो एक ऐसी लिमिट आती है कि उस लिमिट से ज्यादा लोड अगर आप अप्लाई करोगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस नहीं आती है, लोड को रिमूव करने के बाद भी उसके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाते हैं, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाते हैं। तो वो जो लिमिट होती है, जिस लिमिट तक लोड को रिमूव करके बॉडी विल बी इन द पोजीशन टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, तो उसको हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। तो वही लिखा है, इट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम स्ट्रेस अप टू विच द मटेरियल इज स्टिल एबल टू रिगेन ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। तो अप टू दिस पॉइंट द डिफॉर्मेशन इज रिकवरेबल। मतलब ये हुआ कि यहां से लोड हटाओगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगी, मतलब वो जो डिफॉर्मेशन हुए थे वो रिकवर हो जाएंगे, वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। यहां तक, यहां तक, यहां तक, कहां तक ऐसा होगा? बी तक। तो जो पॉइंट बी है, यहां तक जो डिफॉर्मेशन आ रहे हैं, तो लोड को हटाने के बाद वो डिफॉर्मेशन गायब हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, बॉडी अपनी ओरिजिनल जैसे पहले थी वैसी हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस इलास्टिक लिमिट के बाद और लोड इंक्रीज करोगे तो वो परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएंगे, लोड हटाओगे तो वापस अपनी शेप में नहीं आएगी। ठीक है ना? चलो, उसके बाद आता है पॉइंट सी। पॉइंट सी और पॉइंट डी को समझ लीजिए। पॉइंट सी और पॉइंट डी क्या है आपके? पॉइंट सी है आपका अपर यील्ड पॉइंट और पॉइंट डी है आपका लोअर यील्ड पॉइंट। तो लोअर यील्ड पॉइंट और अपर यील्ड पॉइंट का मतलब समझना कि जब हम बी के बियॉन्ड, बी से ऊपर जब हम लोड अप्लाई करते हैं, ज्यादा लोड बढ़ाते हैं, तो उसके अंदर क्या आते हैं? परमानेंट डिफॉर्मेशन आने लग जाते हैं। अब आप एक ध्यान से अगर आप एक बात ऑब्जर्व करो तो जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ रही है ना, वैसे वैसे यहां पर स्ट्रेस बढ़ रही है। तो देखो स्ट्रेन बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ रही है, लेकिन पॉइंट सी के बाद आप देखोगे तो स्ट्रेस नहीं बढ़ रही है, स्ट्रेस तो बल्कि घट रही है, और जबकि स्ट्रेन बढ़ रही है। तो सी जो है अपर यील्ड पॉइंट और डी जो है वो लोअर यील्ड पॉइंट है। तो सी और डी के बीच में स्ट्रेस इंक्रीज नहीं होती है, बॉडी जो है वो रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करती है ना, जबकि उसकी जो इलोंगेट होती रहती है डिफॉर्मेशन, यानी कि स्ट्रेन उसके अंदर आती रहती है। और सी से डी तक जो फिनोमिना होता है उसको बोलते हैं हम यील्डिंग फिनोमिना। क्या बोलते हैं? यील्डिंग फिनोमिना बोलते हैं। क्या बोल दोगे? यील्डिंग फिनोमिना। जहां पर स्ट्रेन तो बढ़ रही होती है लेकिन स्ट्रेस नहीं बढ़ती। लेकिन जब ये यील्डिंग फिनोमिना हो जाएगा, यानी कि ये अपर यील्ड पॉइंट से जब लोअर यील्ड पॉइंट तक मटेरियल पहुंचता है, तो उसके बाद फिर से
क्या होता है उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होने लगती है। तो देखो सी के बाद डी, सी से डी तक स्ट्रेस घटी, लेकिन डी से फिर से जो बॉडी के अंदर है वो रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होने लग गया, वो फिर से रेजिस्टिंग फोर्स को ऑफर करने लग गई। तो ये जो है, और उसके बाद क्या होगा यहाँ पर डी के बाद उसकी जो बॉडी की, डी के बाद क्या होगा, जो बॉडी है उसकी हार्डनेस और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ने लग जाती है, और वो फिर से स्ट्रेस देखो बढ़ रही है, और ये यहां तक जाएगा ये मैक्सिमम स्ट्रेस तक। तो मैक्सिमम, ये जो पॉइंट ई है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिग्मा मैक्सिमम, मैक्सिमम स्ट्रेस, जिसको बोलते हैं हम अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। क्या बोलते हो, देख लो यहां पे। तो ये हो गया आपका अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट ई आफ्टर यील्डिंग। यील्डिंग कुछ मैंने बताया, जो सी से डी तक यील्डिंग हो रही है, यील्डिंग के बाद द मटेरियल बिकम्स हार्ड and increase in load required to take the material to its maximum stress point E। मटेरियल क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, तो उसको मैक्सिमम स्ट्रेस तक ले जाने के लिए आपको और लोड इंक्रीज करना पड़ेगा, और उसके अंदर जो मैक्सिमम, जिस पॉइंट पर मैक्सिमम स्ट्रेस उसके अंदर आएगी उसी को बोलेंगे हम अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। क्या बोल दिया हमने उसको, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। और लास्ट में आ जाएगा आपका ब्रेकिंग पॉइंट, यानी कि जो फ्रैक्चर पॉइंट है, आप देख रहे हैं ये जो फ्रैक्चर पॉइंट है, अब आपने इसके ऊपर लोड बढ़ाते जा रहे हो, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये क्या होगा, टूट जाएगा। तो यहां पर आकर के जो मेटल है वो फ्रैक्चर हो जाता है और दो हिस्सों में टूट जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट यानी कि फ्रैक्चर पॉइंट। तो आई होप कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन। तो आप लोग इसको डायग्राम को बना करके जो फीचर्स मैंने आपको बताए हैं उनको आप लिख देना, ठीक है। उसके बाद क्योंकि क्वेश्चन इतना ही नहीं आता है, क्वेश्चन आता है ड्रॉ द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल। तो डक्टाइल के लिए क्या बनाओगे, माइल्ड स्टील का, और ब्रिटल मटेरियल, डक्टाइल मैंने आपको बताया था कि डक्टाइल मटेरियल वो मटेरियल्स होते हैं जिन पर हम टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो क्या होते हैं, वो वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन ब्रिटल मटेरियल वो होते हैं जब आप उस पर टेंसाइल फोर्स लगाओगे तो वो फ्रैक्चर हो जाएगा, मतलब वो डिफॉर्मेशन उसके अंदर आएंगे ही नहीं, वो एकदम जो जैसे चौक होती है, चौक बोर्ड पे लिखने वाली चौक होती है, उसको अगर आप ऐसे खींचोगे तो टूट जाएगी। तो ऐसी होता है आपका कास्ट आयरन, है ना। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर ब्रिटल मटेरियल, और ब्रिटल मटेरियल के लिए डायग्राम बनाते हैं हम किसका, कास्ट आयरन का। कास्ट आयरन बोलेगा, माइल्ड स्टील बोलेगा, या डक्टाइल मटेरियल बोलेगा, ब्रिटल मटेरियल बोलेगा। आपको माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन का ही डायग्राम बनाना है। तो देखो ये तो बहुत ही छोटा सा डायग्राम है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। तो यहां पर ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा लाइक दिस, है ना। तो ये जो एक्चुअली जब आप बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओगे स्पेसिमेन के ऊपर, तो उसमें यील्डिंग ही नहीं होगी, फ्रैक्चर बहुत जल्दी हो जाता है, सडन फ्रैक्चर इसके अंदर हो जाता है। तो विदाउट यील्डिंग जो फ्रैक्चर पॉइंट, देखो यहाँ पे ये जो आपका माइल्ड स्टील था ऐसे जाएगा, कर्व ऐसे जाएगा, यहाँ पे आके फ्रैक्चर होगा, उसमें ये वाला हिस्सा आता ही नहीं है इतना, वो पहले ही फ्रैक्चर हो जाता है उसके अंदर, है ना। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख भी पा रहे हो यहाँ पे, तो ये हो गया इसका ब्रेकिंग पॉइंट, है ना, फ्रैक्चर पॉइंट। तो लिखा हुआ है फॉर ब्रिटल मटेरियल्स लाइक कास्ट आयरन नो एप्रिसिएबल डिफॉर्मेशन, कोई डिफॉर्मेशन खास इसके अंदर नहीं होते हैं, बहुत ही कम डिफॉर्मेशन होते हैं, इज ऑब्टेन्ड एंड फेलियर अकर्स विदाउट यील्डिंग, बिना यील्डिंग से पहले ही पॉइंट सी पे ही जो है फ्रैक्चर हो जाता है इसका। डक्टाइल मटेरियल गिव द इंडिकेशन बिफोर फेलियर, डक्टाइल बोले तो जो माइल्ड स्टील था, तो जैसे आप माइल्ड स्टील का कोई वायर ले लो, उस पर फोर्स लगाओगे, खींचोगे, तो जैसे तार होता है ना, खींचते जाओगे, आप देख रहे हो वो खींच रहा है ना, ऐसे ऐसे, अब टूट गया, वो दिखाई देता है आपको, इंडिकेट करता है ना। तो ये इंडिकेशन, जो ब्रिटल मटेरियल होता है, ब्रिटल मटेरियल फेल सडनली विदाउट इंडिकेशन, जैसे चौक है, अब चौक को ऐसे खींचना स्टार्ट करो, वो खींचती हुई दिखाई देगी आपको, खींचने से पहले ही टूट जाएगी, ब्रिटल मटेरियल, जैसे कास्ट आयरन है, ठीक है। तो और लास्ट में 2 नंबर में आपसे पूछ लेता है व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, आया हुआ एग्जाम में। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस मैंने आपको बताया था अभी, जो यहां पे मैक्सिमम स्ट्रेस वाला पॉइंट होता है, ये अल्टीमेट स्ट्रेस को अगर आप वर्किंग स्ट्रेस से डिवाइड करोगे, अलाउएबल स्ट्रेस से डिवाइड करोगे, तो क्या मिल जाएगी आपको, फैक्टर ऑफ सेफ्टी मिल जाएगी। तो अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस या अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन अलाउएबल स्ट्रेस। सेफ डिजाइन के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1। एक ध्यान रखना, नाम से पता लग रहा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, कि देखिए जब कोई भी मशीन है ना, जैसे बाइक है, स्कूटर है, मतलब ट्रैक्टर है, बसेस है, एयरक्राफ्ट है, बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे रहते हैं। तो उन कंपोनेंट्स को जब हम डिजाइन करते हैं, तो कंपोनेंट्स को डिजाइन करते समय हमको ध्यान रखना होता है कि कितनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी दें, मतलब उसमें कितनी सेफ्टी प्रोवाइड कराएं।
जितनी ज्यादा सेफ्टी होगी उतना ज्यादा मटेरियल खर्च होगा, कॉस्ट उतनी ज्यादा आएगी। ध्यान रखना, जहां जहां पर आप देखते हैं, अब जैसे कंस्ट्रक्शन है तो इस कंस्ट्रक्शन में जितना अच्छी क्वालिटी का मटेरियल आप लगाओगे तो सेफ्टी बढ़ेगी, लेकिन कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो जब जब सेफ्टी बढ़ती है तो कॉस्ट बढ़ती है, ध्यान रखना। अब फॉर एग्जांपल एक मैं सीलिंग फैन का एग्जांपल देके बताता हूं। तो जो सीलिंग फैन है, जो रॉड लगी हुई है सीलिंग फैन की, इस पे जो लोड लगा हुआ है नीचे की तरफ, अब आप मुझे बताओ, मान लो ये सीलिंग फैन की रॉड है और इसका जो डायमीटर है वो कितना है, फॉर एग्जांपल 6 सेंटीमीटर मान लो, या 16 mm मान लेते हैं, ठीक है। 16 mm का ये रॉड की डायमीटर है और यहाँ पर ये फैन का लोड लगा हुआ है, ठीक है, ये रोटेट कर रहा है। अब इसके नीचे आप लोग सोते हैं, हम सब सोते हैं इसके अंदर। तो एक बात बताओ, ये जो रॉड है, इस रॉड को जब डिजाइन करा गया होगा तो इस बात का ध्यान रखा गया होगा कि यार इसका जो लोड है वो कितना है, इस लोड के हिसाब से इसका डायमीटर डिसाइड करा गया होगा, इसका मटेरियल क्या होना चाहिए, इसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। अब एक बात बताना, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं वैसे तो मैन्युफैक्चरिंग के, फिलहाल मैं यहां पर डायमीटर की बात कर रहा हूं। अगर आप इसका डायमीटर इंक्रीज करोगे, इसका डायमीटर इंक्रीज करोगे तो रॉड मोटी हो जाएगी, और रॉड मोटी हो जाएगी तो मटेरियल ज्यादा लगेगा, तो सेफ्टी बढ़ जाएगी। मतलब इसका डायमीटर आपने कर दिया कितना, 18 mm, बहुत बढ़िया। इसका मतलब इसकी जो सेफ्टी है ना, जो इसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी वो तो बढ़ गई, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्रीज हो गई, लेकिन फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो इंक्रीज हुई, साथ ही साथ डायमीटर बढ़ाने पे इसका रॉड का मोटाई बढ़ गई, यानी कि मटेरियल ज्यादा लगेगा, ज्यादा मटेरियल यूज होगा, ऑब्वियसली कॉस्ट ज्यादा आएगी। तो जब जब आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ाओगे तो कॉस्ट उतनी बढ़ती चली जाएगी। एट द सेम टाइम अगर आपने इसका डायमीटर 16 से कम कर दिया, 14 सेंटीमीटर 14 mm कर दिया, देन व्हाट विल हैपन, डायमीटर कम हो गया तो मटेरियल कम लगेगा, इसकी मोटाई कम हो जाएगी, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम हो जाएगी, तो फिर खतरा है। और इतनी पतली रॉड बना दोगे, कॉस्ट कटिंग के चक्कर में इतना इसको पतले डायमीटर बनाओगे, कभी भी गिर सकता है, जान ले सकता है। तो ऐसे ही जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं हर मशीन के अंदर, उनकी स्ट्रेंथ कितनी प्रोवाइड करानी है उसके हिसाब से फैक्टर ऑफ सेफ्टी दी जाती है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो हमेशा कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, 1.5 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 2.5, 3 होनी चाहिए। अब ये कितनी होनी चाहिए इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो कंपोनेंट आप बना रहे हो उसके एप्लीकेशंस कहां पे हैं, कहां पे उसको यूज कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक चेयर है, तो एक चेयर पे आप लोग बैठे हुए हो, तो चेयर की जो कंपोनेंट्स बने हैं उसके अंदर उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी होनी चाहिए, तो उसमें ज्यादा मतलब अगर थोड़ी बहुत कम रह भी जाएगी, चेयर टूट भी गई तो गिर जाएंगे, थोड़ी चोट लग जाएगी मान लो। लेकिन वहीं आपका एयरक्राफ्ट है ना, हवाई जहाज है, एरोप्लेन है, उसके कंपोनेंट्स में फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग हैं, एक भी कंपोनेंट फेल हुआ और कोई हादसा हुआ तो कितने लोग जा सकते हैं, आप समझ रहे हो। तो वहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा रखनी पड़ेगी कंपोनेंट्स की। अब लड़ाकू विमान है कोई, है ना, अब लड़ाई चल रही है, तो वहां पर आप कॉस्ट को देखोगे कि पहले लड़ाई को जीतने का प्रयास करोगे, तो वहां पर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बहुत ही बढ़िया कंपोनेंट, अच्छी क्वालिटी कंपोनेंट्स होंगे, और वहां पर स्ट्रेंथ वहां पर ज्यादा दी जाएगी, तो ऑब्वियसली वहां कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां पर कॉस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले हमको युद्ध जीतना है। पनडुब्बी है, वहां पर जो कंपोनेंट्स होंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा दी जाएगी, कॉस्ट बाद में ध्यान दिया जाएगा। लेकिन अब हर जगह एक इंजीनियर काम क्या होता है, इंजीनियर का काम है कि ये देखते हुए कि जो कंपोनेंट्स हम डिजाइन कर रहे हैं वो कहां पे यूज हो रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है उनकी, उसके हिसाब से उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी देंगे। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ाते चले जाओगे, अब इसकी रॉड की जो डायमीटर है 16 mm की जगह आप कितना कर दो, 25 mm कर दो, है ना, 25 mm। अब तुम खुश हो जाओगे मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ा दी इसकी, ये तो मूर्खता हो जाएगी ना भाई। जितना जरूरत है सेफ्टी मिलनी चाहिए। अब सेफ्टी कितनी मिलनी, अब ऐसा अब तुम रॉड का डायमीटर बढ़ाते चलो, बोलते हो मैं तो डायमीटर बढ़ा दिया उसका, लेकिन कॉस्ट तो बढ़ा दिया आपने, कहां से आएगा इतना मटेरियल। तो इंजीनियर काम होता है हर चीज को ऑप्टिमाइज करना, मतलब सेफ्टी भी रहे लेकिन सेफ्टी के हिसाब से मटेरियल लगाया जाए, उसमें ऐसा नहीं कि फालतू की सेफ्टी बढ़ाने के लिए जिसकी जरूरत ही नहीं थी उतनी सेफ्टी करने के लिए, है ना। तो इस हिसाब से ये कंक्लूजन है इसका कि भाई जब आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ाओगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, इसलिए चीजों को ऑप्टिमम रखना है, सेफ्टी भी रखनी है और आपको कॉस्ट भी कम करनी है। तो मिनिमम कॉस्ट में आपको सेफ्टी प्रोवाइड करानी होती है, दैट इज द वर्क ऑफ इंजीनियर, यही इंजीनियर काम होता है। ठीक है, कि जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी प्रोसेस हैं, जितनी भी डिवाइसेस हैं, जितनी मशीन्स हैं, उनको ऑप्टिमाइज करना, मटेरियल वेस्ट ना हो, जरूरत के हिसाब से वहां पर सेफ्टी प्रोवाइड कराई जाए और मिनिमम कॉस्ट में कराई जाए। ठीक है, तो हाउ मच फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज रिक्वायर्ड डिपेंड्स ऑन द मटेरियल प्रॉपर्टी, कौन जो मटेरियल है, जो सीलिंग फैन की रॉड है वो कौन से मटेरियल की है, उसका डिजाइन क्या है, लोडिंग कंडीशन क्या है, लोड जो है वो कांस्टेंट है या फ्लक्चुएट हो रहा है ना, अनसर्टेनिटी, एप्लीकेशंस कहां पे हैं, है ना। जैसे सिविल इंजीनियरिंग का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे पुल वगैरह बनते हैं, ये बिल्डिंग्स बनती हैं, इनकी जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है वो 1.5 से 2 के बीच में जनरली होती है,
ठीक है। वाइल एरोस्पेस और न्यूक्लियर इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस होते हैं, उनकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है, 3 से 4 के बीच में होती है। भाई न्यूक्लियर इंजीनियरिंग है ना, और एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, उनके जो कंपोनेंट्स होंगे उनकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा होगी। ठीक है। एज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो इंक्रीज। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्रीज होगी तो प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज होगी। सो देयरफॉर कॉस्ट जो है वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, कंसिडर करना चाहिए और कंसिडर इसको किया जाता है। सो दिस इज वन शॉट रिवीजन और यू कैन से दिस इज कंप्लीट रिवीजन एक्सक्लूडिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिया था मैंने यहाँ पर, न्यूमेरिकल की एक सेपरेट वीडियो, जहां जहां भी न्यूमेरिकल अभी तक आए हुए हैं या उनके जैसे न्यूमेरिकल की एक सेपरेट वीडियो आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू टुमारो। बट ये जो मैंने आपको बता दिया है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको यहां से मिलेंगे। ये यूनिट तो थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग भी है, बिकॉज इस यूनिट के अंदर कुछ डेरिवेशंस हैं, हमने 3-4 डेरिवेशंस यहाँ पे किए। इसके बाद जो यूनिट नंबर 2 है, छोटी है, वो 1 से 1.5 घंटे में पूरी यूनिट, 1.25 घंटे में पूरी यूनिट उड़ जाएगी। यूनिट 3 में भी एक घंटे में यूनिट 3 खत्म हो जाएगी आपकी, 1 घंटे से कम के अंदर। यूनिट 4 में 1 से 1.5 घंटा लगेगा। यूनिट नंबर 5 में 1 सवा घंटे में आपको कराऊंगा। तो मुझे लगता है कि काफी बेनिफिट होगा आपको इससे। नोट्स आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट, डाउनलोड कर लीजिए। वो